Shall we start, sir? Yes, please go ahead. Okay, sir. Hello, everyone. Good morning. I am Saurabh Shukla. I am from 1 in Pre एंड अभी हम लोग रिटायर हुए हैं जस्ट 30 जून को। और बहुत सारे मेरे इंटीमेट साथ साथ में ज्वाइन किए हैं, वो भी अभी रिटायर ही हुए हैं। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं कि सक्सेसफुल हमने ये 20 साल की जो सर्विस थी अपनी कंप्लीट करी इंडियन एयरफोर्स की। और इट्स नॉट अ रिटायरमेंट बेसिकली, ये हमारा एक ट्रांजिशन फेज है और यहाँ से ना इट्स द स्टार्ट ऑफ अ न्यू बिगनिंग। तो यहाँ पर ना अभी क्या है कि बहुत सारे अपने दोस्त हैं जिनका सिलेक्शन हो गया है, ठीक है, किसी का अभी नहीं हुआ है। तो जिनका नहीं हुआ है उनका भी साल 2 साल में हो जाएगा, तो उसके लिए कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरा अपना जो एक्सपीरियंस रहा है इन्वेस्टिंग का और पिछले कई सालों से इन्वेस्टमेंट मैनेज करने का, तो मैक्सिमम 2 साल लगते हैं, मतलब ऑलमोस्ट सभी लोग सेटल हो जाते हैं जहाँ जिसकी जैसी चॉइस होती है। और इसको इस एंगल से भी देखना चाहिए कि लास्ट 20 ईयर्स में ना हम कुछ ऐसे काम थे जो कि अपनी लाइफ में नहीं कर पाए, ठीक है। अब हमें ना बहुत कम लोगों पे ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि जो कि अपनी चॉइस के हिसाब से ना अपना प्रोफेशन या अपना सेकंड करियर शुरू कर सके। और बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो कि रह गई क्योंकि हमने कम उम्र में ज्वाइन करा था, ठीक है। तो अभी हमारे पास ना हमको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली है कि हम ना जो नहीं कर पाए वो हम कर सकते हैं। तो मेरा तो यही कहना है कि डू व्हाट यू लव, ठीक है। एंड बेसिकली आई एम आल्सो डूइंग द सेम थिंग, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, ठीक है। एंड अच्छी बात है। और बाकी ये है कि मैं ना अशोका एंड चंद्रगुप्ता स्क्वाड्रन में था। अगर जिनको भी मेरे साथ रहे होंगे वो मुझे याद कर रहे होंगे, ठीक है। एंड मेरे अपने पर्सनल अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं लगभग 2005 से पास आउट होने के बाद से इन्वेस्ट कर रहा हूँ। और अप्रॉक्स मेरा अपना खुद का जो एक्सपीरियंस है इन्वेस्टिंग का दैट इज 18 ईयर्स प्लस का है, ठीक है। और चाहे 2008 की मंदी हो, चाहे कोरोना वाली हो, चाहे पेपर टेंट्रम हो, ठीक है, सारी मैंने देखी है, सारे अप्स एंड डाउन देखे हैं। नो हमारा अपना खुद का एक साइजेबल पोर्टफोलियो है। और इसके अलावा पिछले लगभग 6 सालों से हम और हमारी फैमिली जो है वो इन्वेस्टमेंट्स मैनेज कर रही है, ठीक है। और तकरीबन हमारे पास 250 प्लस इन्वेस्टर्स हैं, वी आर मैनेजिंग 11 करोड़ प्लस ऑफ एसेट्स, ठीक है, इन म्यूचुअल फंड्स। तो हमारा अपना भी ट्रैक रिकॉर्ड है, बहुत सारे अपने दोस्त हैं जो कि ग्रुप्स में हैं अपने, और वो भी ऑलरेडी पिछले 5-6 सालों से हमसे एसोसिएटेड हैं, ठीक है। और आज की जो हमने वेबिनार करी है इसके पीछे का बेसिक पर्पस ये था कि जो हमने प्रीवियस वेबिनार करी थी उसमें ना लोगों की बहुत सारी क्वेरीज थी कि हाँ मतलब कैसे एसडब्ल्यूपी और इनके ऊपर की कैसे ना एसडब्ल्यूपी के ऊपर एक स्पेशल प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, स्पेशल वेबिनार होनी चाहिए, और उनकी क्वेरीज को अटेंड करना था। तो उसके ऊपर जो है हम लोग आज ये वेबिनार लेकर के आए हैं, ठीक है। और बेसिकली हम उसी के ऊपर बात करेंगे। और बहुत सारे ना तरह तरह की बातें ग्रुप्स में चल रही हैं जो कि मैं शेयर करना चाहूंगा कि लोग बोल रहे हैं कि कोई पीओएमआईएस में डाल दो पैसा, ठीक है। कोई बोलता है कि सोशल सिक्योरिटी डिपॉजिट में डाल दो अपने यहाँ की जो है, ठीक है। तो मेरा अपना मानना है कि देखो पीओएमआईएस का मैक्सिमम जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि 2 साल के अंदर ना लोग रीसेटल हो जाते हैं, इससे ज्यादा का टाइम लगता नहीं है। तो चाहे पीओएमआईएस हो चाहे एसएसडी हो, इन दोनों में क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, कि यहाँ पर ना एक तो लोग ना क्या देखते हैं कि इंटरेस्ट रेट कितना है, लाइक 7.5 7.6 7.7 का इंटरेस्ट रेट है। यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि 10.6 वो दिखता है, एक्चुअली वो होता नहीं है, ठीक है। अगर एमआईएस की बात करी जाए तो 2% का एग्जिट लोड है शुरू के 3 साल में, फिर उसके बाद 1% का एग्जिट लोड है। तो ऐसी सिचुएशन में फिर उसके ऊपर टैक्सेशन है। तो टेक अवे जो इंटरेस्ट रेट है दे आर वेरी लो बेसिकली, ठीक है। और जितने भी फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट है ना कहीं और हम फंस भी जाते हैं। अब मान लो किसी की जॉब लग गई 6 महीने बाद, तो पता चला 4 साल तक ना उसके पास कॉन्टिन्यूअस इनकम आ रही है, कॉन्टिन्यूअस इंटरेस्ट इंटरेस्ट आ रहा है जिसकी उसे जरूरत भी नहीं है। और अगर वो एग्जिट करता है तो पता चला कि वहां पर भी नुकसान है, टैक्सेस उसके ऊपर अलग से है, ठीक है। इसी तरीके एसएसडी में है कि अगर आप प्रीमेच्योर विड्रॉल करते हो तो उसमें एसबीआई के इंटरेस्ट रेट देंगे जो कि पूरे के पूरे मार्केट में सबसे लोएस्ट लेवल पे है, ठीक है। और इसके अलावा अगर मान लो 2 साल तक आप जाते हो, 1 से 2 साल तक, तो उसमें भी वो बोलते हैं कि हम जो भी इंटरेस्ट रेट है उससे 1% का एग्जिट लोड ले लेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आपके पास कोई एक ऐसा ऑप्शन हो कि जहां पर ना आपका पैसा भी सुरक्षित हो, ठीक है, और उस पैसे पे ना ग्रोथ भी 7 to 8% की रेंज की हो, ठीक है, तो वहां पर वो ऑप्शन ज्यादा बेटर है। और उसमें लिक्विडिटी भी हो, सेफ्टी भी हो, और उसके साथ साथ ना जैसे मान लो हम म्यूचुअल फंड्स के डेट फंड्स की बात कर रहे हैं, तो म्यूचुअल फंड्स के डेट फंड्स में भी वी कैन गो फॉर, ठीक है, हम उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और डेट फंड्स में भी ना हमारा 7 to 8% की रेंज में रिटर्न आ जाएगा। जैसे लोग बोलते हैं कि मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, तो ऑल टाइम हाई पे मार्केट है, लेकिन अगर हम डेट फंड में पैसा डालेंगे और मार्केट में 10-20% का करेक्शन भी आता है तो भी वहां पर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो हम लोगों को यही आज बताना चाहते हैं कि म्यूचुअल फंड इज अ टॉप एसेट क्लास, ठीक है। और इसमें भी ना हम अगर डेट में
इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, जैसे कि बैंक की फिक्स डिपॉजिट लोग बोल रहे हैं या पीओएमआईएस बोल रहे हैं या इसके अलावा एसएसडी का हो गया, तो यहाँ पर क्या है कि इसके इक्विवेलेंट हमारे पास डेट प्रोडक्ट्स है, हाइब्रिड प्रोडक्ट्स है, ठीक है, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स है। तो इक्विटी में इन्वेस्ट करना है, हाई ग्रोथ के लिए करना है, देन हमारे पास इक्विटी है, ठीक है। इसके अलावा हमें गोल्ड में इन्वेस्ट करना है तो गोल्ड के म्यूचुअल फंड है। और जो ना सबसे ज्यादा लोग बोल रहे हैं कि भाई रिटायरमेंट वाले पैसे को ना प्लॉट में इन्वेस्ट करना है, ठीक है, तो ये तो मेरे हिसाब से सही डिसीजन नहीं है, क्योंकि आप देखो कि आने वाले समय में हम लोग मिड एज में हैं, यहाँ से ना हमारे ऊपर फाइनेंशियल जो कैश फ्लो है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा रहेंगी, ठीक है। तो वहां पर क्या है कि आप किसी फिक्स एसेट में अगर फंस गए, ठीक है, और 50 30 40 50 लाख रुपए आपने वहां पर डाल दिए, तो आपके रेगुलर कैश फ्लोज कभी पूरे नहीं हो सकते हैं। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि जब आप ना अगर रियल एस्टेट पे जाओगे, किसी ने फ्लैट खरीद लिया, जमीन खरीद लिया, तो हमको 10 गज 20 गज 30 गज जमीन हम बेच नहीं सकते, वहां पे लिक्विडिटी क्रंच रहेगा, यहाँ से कॉन्टिन्यूस आने वाले समय में हमें कॉन्टिन्यूस पैसे की और कैश फ्लोज की जरूरत होगी, ठीक है। तो मेरा अपना और क्या था कि प्लॉट पे हमारा एक्सपीरियंस इस वजह से अच्छा था क्योंकि पिछले 20 सालों में, 30 सालों में, 40 50 सालों में हमारे बाबा परबाबा इन लोगों ने, पिताजी ने लोगों ने इन्वेस्ट करा था। अभी टाइम चेंज हो गया, अभी पैन आधार लिंक हो गया है, एक एक पैसे की ट्रैकिंग है, नंबर 2 का पैसा कच्चे का पैसा लग नहीं सकता है। तो यहाँ पर ना ऐसी फिक्स एसेट्स में भी इन्वेस्ट करना कोई बुद्धिमानी का डिसीजन नहीं है, ठीक है। तो आप चाहे गोल्ड हो, चाहे रियल एस्टेट हो, चाहे डेट हो या इक्विटी हो, म्यूचुअल फंड इज अ टॉप एसेट क्लास। और हमारी लोगों को यही एजुकेट करने की कोशिश है कि भाई आप ना जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स हैं इनसे से थोड़ा सा हट करके इस साइड भी हमारी म्यूचुअल फंड्स की तरफ भी देखिए, यहाँ पर भी इक्विवेलेंट चीजें अवेलेबल है और उनसे बेहतर है, चाहे टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू में हो, चाहे सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू में हो, चाहे रेगुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू में हो, चाहे लिक्विडिटी पॉइंट ऑफ व्यू में हो, ठीक है। और दूसरी एक सबसे बड़ी गलती हम क्या करते हैं कि हम ना मतलब अपने पड़ोसी के हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं। मेरे दोस्त ने बोला यार फिक्स डिपॉजिट पे कर दे, तो फिक्स डिपॉजिट पे कर दिया, ठीक है। मेरे दूसरे दोस्त ने बोला नहीं नहीं प्लॉट खरीद ले, तो प्लॉट के हिसाब प्लॉट हमने खरीद लिया। तो हमें क्या है कि वी हैव टू अंडरस्टैंड आवर रिक्वायरमेंट, और हमारी जो अपनी रिक्वायरमेंट्स होंगी ना उनके हिसाब से हमें काम करना है, ना कि ना हमें अपने पड़ोसी को देख करके। क्योंकि अगर आप ऐसे करोगे तो एट द एंड ऑफ द डे एक दिन क्या होगा कि हमारे पास ना लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स होंगे और हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि अब इन प्रोडक्ट्स का क्या करें, कि हमारे पास फिक्स डिपॉजिट भी है, हमारे पास पता है पीओएमआईएस भी है, हमारे पास प्लॉट भी है, ठीक है, हमारे पास। हेलो, am I audible? हेलो, am I audible जी sir? सर, जी आप ऑडिबल, Yes, जी yes. जी आप ऑडिबल। हाँ जी, हाँ जी। तो Audible, एट द एंड ऑफ द डे क्या होगा कि हमारे पास ना बहुत सारी प्रोडक्ट्स हो जाएंगे और हम कंफ्यूज हो जाएंगे हमें करना क्या है। तो बेटर स्ट्रेटजी ये है कि हमें ना फाइनेंशियल प्लानिंग के हिसाब से काम करना है, एक ऐसी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी बनानी है जहां हमारे चाइल्ड की एजुकेशन मेट हो सके, जहां हमारी ना रिटायरमेंट प्लानिंग हो सके, ठीक है, जहां चाइल्ड मैरिज के लिए हम प्लान कर सके, ठीक है, जहां वेल्थ क्रिएशन के लिए प्लान कर सके। तो इन सबके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखा जाए तो म्यूचुअल फंड में सारे ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है। और आपको ट्रेडिशनल वे से थोड़ा सा हट करके थोड़ा सा इधर भी देखने की जरूरत है। और यही नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बिल्कुल ही ना करें, लेकिन आप कम से कम एक बार ट्राई तो करें एटलीस्ट, ठीक है, मेरा ये कहना है। और दूसरा क्या है कि ये बेटर है, रेगुलेटेड मार्केट है, यहाँ पर कोई हेरा फेरी नहीं है, किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली है, जैसा कि लोगों का छल कपट होता है। और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन में ना आए कि कोई बोलेगा कि हम 20% का रिटर्न दे देंगे। भाई 20% 30% 40% के रिटर्न ऐसा नहीं कि मार्केट में नहीं आते, इक्विटी मार्केट में आते हैं, ठीक है, लेकिन ओवरनाइट नहीं आते हैं। 21 दिन में ना केवल वो आपने मूवी देखी होगी अक्षय कुमार की जिसमें ना 21 दिन में पैसा डबल होता है, तो पैसा डबल ऐसे ही होता है कि वो पैसा ही चला जाता है, ठीक है। तो ऐसे ना ग्रीड में आकर के या इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन में आकर के कोई काम ना करें, ठीक है। हमारे लिए ये जानना जरूरी है, ठीक है, कि हमें क्या करना है। और दूसरी बात है कि आपने देखा होगा कि जनरली मार्केट में ना 1-2% हायर इंटरेस्ट रेट पे आपको कॉर्पोरेट एफडीज और ये सारी चीजें मिल जाती हैं। तो अब मैं नाम नहीं लूंगा, पिछली वेबिनार में मैंने नाम लिया था तो कुछ लोगों ने बोला था कि कंपनियों के नाम नहीं लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि रिसेंट में पिछले 3-4 साल पहले कई ऐसे केसेस हुए कि जहां लोगों ने कॉर्पोरेट एफडी में 1.5-2% के लिए पैसा इन्वेस्ट कर दिया और वहां उनका पैसा ही आज तक वापस नहीं आया। तो ऐसी सिचुएशन में क्या है कि अपने आप को बचा के रखना है और सेफ तरीके से इन्वेस्ट करना है, ठीक है, और प्रोफेशनल हेल्प लेनी है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं यार क्या बोलते हैं कि बहुत सारे लोग हैं ऐसे अनप्रोफेशनल वे में, किसी से हेल्प नहीं लेनी है, दोस्तों यारों के हिसाब से इन्वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। और क्या अवॉइड करना है ना, ये जानना बहुत जरूरी है।
ठीक है, अवॉइड क्या करना है, बहुत सारे लोग आपको अभी अप्रोच करेंगे कि भैया रिटायर होगा, पैसा आया है तो भाई वो पैसा ना हमारे साथ इन्वेस्ट कर दो। तो वो तरीका सही नहीं है। ठीक है, आप लोगों को जांचो, परखो, उनके बारे में जो पता करो और उसके बाद ये डिसाइड करो कि क्या करना है क्या नहीं करना। क्या नहीं करना है, इसमें एक और इम्पोर्टेंट है कि बहुत सारे ना गारंटीड प्लान बोल करके आपको चीजें बताई जाती हैं। तो ये इंश्योरेंस के बेसिकली एन्युटी प्लान होते हैं जिनमें 4 to 5% का रिटर्न आता है। तो इनसे भी अपने आप को बचाना है। स्टॉक्स में लोग बोलते हैं कि इन्वेस्ट करो, इनमें इन्वेस्ट करो जो हाई डिविडेंड पेइंग टाइप्स के स्टॉक्स है। तो देखो, डिविडेंड ना कोई पक्का नहीं होता है कि कोई कंपनी देगी या नहीं देगी। ये डिपेंड करता है कि उसका कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है। ठीक है, दूसरा स्टॉक प्राइसेस में भी फ्लक्चुएशन होता है। तो ऐसी सिचुएशन में मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई इस टाइप की चीजों में भी इन्वेस्ट ना करें। ठीक है, और उसके बाद क्या है कि एमआईएस में तो मैंने आपको बोल दिया कि ये स्ट्रक होने वाली बात है। 5 साल तक किसी को पैसे की जरूरत नहीं पड़ने वाली। 1-8% की बात छोड़ करके 90-95% लोगों को जरूरत नहीं पड़ेगी। 1.5 से 2 साल में ना मैक्सिमम लोग सेटल हो जाएंगे। तो इस तरीके से प्लान करना है, क्योंकि आगे चल के ना फिर हमें पता चला आज वो 7.4 का इंटरेस्ट रेट दिख रहा है, लास्ट में जाकर के पता चला कि हमें 2% का एग्जिट लोड दे दिया। ठीक है, वो 7.4 की जगह 5.4 बचा, 20% का टैक्स दे दिया, तो हमारे पास गया क्या? हमारे पास क्या बचा? तो टेक अवे हमारे पास कुछ बचा ही नहीं। तो बेसिकली हमें देखना है कि टेक अवे इंटरेस्ट रेट क्या है। ठीक है, और दूसरा क्या, फिक्स इनकम में प्रॉब्लम क्या है कि ये ना हमें पीछे छोड़ देती है। ठीक है, हमें ऐसा भी देखना है कि आने वाले समय में आज हमें दिख रहा है कि यहाँ 40-50 लाख रुपए बहुत बड़ा अमाउंट है। अगर आप इसको सही से इन्वेस्ट नहीं करोगे, सही से प्लान नहीं करोगे, तो एक समय ऐसा आएगा कि पता चला आज से 10 साल बाद में उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। ठीक है, लाइक कि आज से 20 साल पहले, ठीक है, उस समय देखो आप कहते किसी के पास 50 लाख रुपए होते तो बहुत बड़ा आदमी कहलाता था। पर आज की तारीख में क्या है, आज की तारीख में उल्टा ही सिनारियो है कि ऐसा कि कुछ भी नहीं है कि 50 लाख रुपए कोई बहुत बड़ा आदमी है या बहुत ज्यादा उसके पास पैसा है। ठीक है, तो हमें क्या है कि हमें टैक्सेशन पे ध्यान देना है, टीडीएस जो है वो कट जाता है, उस पर ध्यान देना है। म्यूचुअल फंड से अच्छी बात क्या है कि यहाँ पर टीडीएस भी नहीं है। ठीक है, और इसके बाद क्या है कि हमारे पास अगर हम म्यूचुअल फंड में डेट फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो हमारे पास एक अच्छा ऑप्शन है कि हमारी जैसे जॉब ना नेक्स्ट लग गई तो हमें पैसे की जरूरत नहीं है, तो उस पैसे को हम एसटीपी कर सकते हैं, उस पैसे को हाई ग्रोथ फंड में स्विच कर सकते हैं, इक्विटी फंड में स्विच कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा लिक्विडिटी है, सेफ्टी है, रिटर्न है। और भाई ज्यादा समय अभी नहीं लूंगा क्योंकि सर भी वेट कर रहे हैं काफी देर से। तो अभी मैं सीधे सर को हैंड ओवर करूंगा, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा। भावेश शर्मा सर है, आईसीआईसी थ्रू म्यूचुअल फंड से। ठीक है, ही इज हैविंग वेरी वास्ट एक्सपीरियंस। तो वो एसडब्ल्यूपी के बारे में और बाकी प्रेजेंटेशन वो आपको देंगे। नाउ ओवर टू भावेश सर। थैंक यू सर। भावेश सर। Yes. So thank you so much, sir, for setting up that objective. एंड आई वुड से दैट आज का जो सेशन है इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव यही है कि आप तक अवेयरनेस पहुंचाई जाए कि किस तरीके से गोइंग फॉरवर्ड जो आपकी सेकेंड इनिंग्स होगी पोस्ट योर इनिशियल सर्विस, ये आप किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं बेटर तरीके से जहां पर आप आर्थिक आज़ादी के साथ जी सकते हैं। जब आपने शुरू किया था, ज्वाइन किया था, उस टाइम पे हो सकता है कि जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो एकदम पीक पे ना हो, सारी चीज़ें सेट ना हो, एंड आपने काफ़ी सालों की मेहनत के बाद आज इस मुकाम पे है कि काफ़ी चीज़ें सेटल है एंड नाउ यू हैव अ सरप्लस मनी टू इन्वेस्ट। सो गोइंग फॉरवर्ड किस तरीके से आर्थिक आज़ादी के साथ हम बिता सकते हैं अपना टाइम, एंड जो चीज़ें हम पहले नहीं कर पाए बिकॉज हम बिजी थे जुटाने में, वो आगे जाके आप कैसे फुलफिल कर सकते हैं, इसमें कौन सी चीज़ें आपकी मदद कर सकती है, एंड किस तरीके से आप अपने प्लान कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ नेक्स्ट 30 to 45 मिनट्स। इट इज़ नॉट कि आप सब एक्सपर्ट बन जाएंगे या मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन दे पाऊंगा। ये सेशन में हम सिर्फ आपको एक अवेयरनेस या एक जस्ट एक स्पार्क क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, जिसके बाद आप अपना खुद का रिसर्च कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि कौन सा आपके लिए सबसे बेस्ट सूटेबल ऑप्शन होगा, एंड अकॉर्डिंगली यू कैन वर्क टूवर्ड्स इट। तो सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप ध्यान से आगे के आने वाले स्लाइड्स देखें, सुने। इसमें कुछ नंबर्स वाली स्लाइड भी है जो मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको, जहां पर आपको मेरे साथ बने रहना पड़ेगा। अगर आपके कोई भी सवाल होंगे तो आप चैट बॉक्स पे उसे डाल सकते हैं। सेशन के अंत में हम सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। अगर आप यहाँ पर सामने पहला स्लाइड देखेंगे तो आपको कुछ हंसते चेहरे दिखेंगे, कुछ फैमिलीज के साथ, कुछ वेकेशन पे, एंड दिस इज व्हाट आई थिंक वी हैव सीन दैट प्रीवियस 2 generations ऑफ इंडियंस, ऑलमोस्ट 2 to 3 generations आज़ादी के बाद से,
उनकी की पूरी मेहनत सिर्फ और सिर्फ सेटल होने में लग गई, बिकॉज ऑलमोस्ट जीरो से सबने स्टार्ट किया है। एंड देर वॉज नो कॉन्सेप्ट जहाँ पर हम छुट्टियों पे जा रहे हैं, परिवार के साथ घूमने जा रहे हैं। ज्यादातर जो छुट्टियां होती थी वो या तो पूजा पाठ के लिए या शादी के लिए होती थी। इसके अलावा खुद के शौक पूरे या फिर कहीं पे अलग से घूमने जा रहे हैं, ऐसे तो मैंने हार्डली सुना है कि किसी ने छुट्टी ली होगी। बट नाउ वी हैव दैट अपॉर्चुनिटी कि जहाँ पर हम इस सेगमेंट को भी ही देख सकते हैं। एंड इफ समवन हैड अनदर पैशन टू फॉलो, काफी बार ये होता है कि हमारा कोई और शौक होता है पर बिकॉज मजबूरी है तो हम सर्विस ज्वाइन कर लेते हैं, तो वो पैशन फॉलो करने के लिए भी आज हमारे पास समय है। ये सारी चीजें पॉसिबल करने के लिए वी नीड टू हैव अ सॉलिड प्लान इन हैंड। बिकॉज अगर मैं ऐसे ही स्पेंड करता चला गया तो ये पैसा तो ज्यादा टाइम टिकेगा नहीं। ये बहुत ही जल्द खत्म हो जाएगा। तो मुझे कुछ इस तरीके से इसे प्लान करना है कि ये पैसा भी चलता रहे और मेरे शौक भी पूरे होते हैं। बिकॉज देर आर सर्टन अलार्मिंग फैक्ट्स अबाउट द रिटायर्ड पॉपुलेशन इन इंडिया एज पर सेंसस ऑफ इंडिया, कि सिर्फ 10% पॉपुलेशन जो 60+ एज ग्रुप में है, उनके पास कोई तरीके का पेंशन है या कोई तरीके का रेंट है। तो बहुत ही ज्यादा परसेंट ऑफ पॉपुलेशन है इंडिया में 60+, जिनके पास ऐसा कोई साधन नहीं है। देन अराउंड 60% ऑफ मेल एंड 25% ऑफ फीमेल आफ्टर द एज ऑफ 60 दे आर स्टिल वर्किंग। एंड ये काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये अपने शौक से काम नहीं कर रहे, ये मजबूरी में काम कर रहे, बिकॉज ये कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अगर एक दिन भी काम पे नहीं गए तो शायद उस दिन उनको भूखा सोना पड़ सकता है। तो ये अगेन एक अलार्मिंग फैक्ट है रिटायर्ड पॉपुलेशन का। एंड 70 साल के ऊपर के उम्र के काफी सारे लोग आज भी डिपेंडेंट है। जिस दिस इज समथिंग जो हमने काफी बार देखा है कि पूरी लाइफ काम करने के बाद आफ्टर द एज ऑफ 55 60 70 जब भी उन्होंने काम करना बंद किया, तो पीपल गेट डिपेंडेंट ऑन देयर चिल्ड्रन, ऑन देयर रिलेटिव्स, ऑन देयर फ्रेंड्स, बिकॉज उन्होंने खुद की सेविंग्स खुद के रिटायरमेंट के हिसाब से प्रॉपर तरीके से नहीं की थी। सो आई एम नॉट सेइंग कि आप बाकी सारे ऑब्जेक्टिव्स छोड़ के सिर्फ रिटायरमेंट की तरफ देखिए, पर ये एक पर्टिकुलर एरिया है जिसके बारे में हम लाइफ में बहुत लेट सोचना शुरू करते हैं। शुरू से नहीं सोचते इस बारे में। शुरू से हमारे कुछ अलग ऑब्जेक्टिव रहते हैं, घर खरीदना है, कार खरीदनी है, एंड बच्चों की पढ़ाई करवानी है, उनकी शादी करवानी है। एंड जब ये सब चीजें चलती रहती है वी आर वर्किंग हार्ड, एंड जैसे ही हमारा काम खत्म होता है हमने सारे पैसे जो है अपने ऑब्जेक्टिव्स में पूरे कर दिए रहते हैं, एंड रिटायरमेंट के लिए ज्यादा कुछ बचा नहीं रहता है, बिकॉज इसके बारे में सोचना ही बहुत लेट शुरू होता है। तो अगर आपके पास मौका है टाइम पे शुरू करने का तो डेफिनेटली यू शुड स्टार्ट, बिकॉज आज चीजें बदल गई है। आज जो है हमारी वर्किंग एज कम हो गई है और लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है। सो अगर मैं आज से 20 साल पहले का लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखूं इंडिया का, तो इट वाज समवेयर अराउंड 60 years एंड नाउ इट हैज इंक्रीज टू 70 years। सो अगर आप 10 साल ज्यादा जी रहे हैं ऑन एन एवरेज, तो डेफिनेटली आपकी इनकम भी 10 साल ज्यादा चलनी चाहिए। एट द सेम टाइम पहले लोग नौकरी पे 18 से 20 साल की उम्र में लग जाते थे, एंड देन 60 62 63 65, या कोई कोई लोग 70 साल तक की उम्र तक भी काम कर लेते थे। तो आपका जो वर्किंग लाइफ था वो ऑलमोस्ट 40 to 50 years का था। बट टुडे पीपल आर ज्वाइनिंग लेट बिकॉज पढ़ाई करके, एडवांस कोर्सेज करके, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज लेके ज्वाइन करते करते 23 से 25 साल की उम्र लग सकती है। एंड सबको चाहिए अर्ली रिटायरमेंट। नो वन वांट्स टू वर्क फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो अगर आप 55 की एज तक भी अगर रिटायरमेंट ले रहे हैं तो आपने अपनी वर्किंग लाइफ की एज जो है वो कम कर दी है, 45 40 ईयर्स से 30 ईयर्स पे लेके आ गए। तो यानी कि आज मुझे 30 साल काम करके कम से कम ज्यादा पैसा जमा करना है, जिससे कि अगर मैं ज्यादा साल तक भी जीऊँ तो भी मेरे पैसे खत्म नहीं होने चाहिए। एंड देन डेफिनेटली इफ एनीवन वांट्स टू पास ऑन द रिमेनिंग वेल्थ टू देयर फ्यूचर जनरेशन, तो वो भी एक कंसर्न रह सकता है। दूसरी चीज है दैट अर्लियर देयर यूज्ड टू बी जॉइंट फैमिली सिस्टम। सो जहां पर अगर हम भी नहीं कमा रहे, हम रिटायर भी हो गए, तो कोई ना कोई और होता था जो ध्यान रख लेता था। घर में किसी ना किसी के थ्रू इनकम शुरू रहती थी। बट नाउ इट इज न्यूक्लियर फैमिली, और इस तरीके से हर हर एक परिवार जो है अलग हो चुका है, छोटा छोटा हो चुका है, सबको अपने अपने परिवार का ध्यान अलग से देना।
Then when we talk about lifestyle inflation, we see that पहले जूते कपड़े इन सब चीजों में, घड़ी, इन सब चीजों में बहुत ज्यादा खर्चा नहीं होता था. एंड मोस्ट ऑफ द इन्फ्लेशन वाज सराउंडिंग योर फूड्स एंड एसेंशियल कमोडिटीज. तो अगर खाने पीने का ध्यान रख लिया गया तो ज्यादा लोगों को दिक्कतें नहीं आती थी. पर आज मैं सिर्फ खाने पीने के भरोसे नहीं रह सकता. देर आर अदर थिंग्स ऑल्सो टू कंसिडर. वी हैव सम लाइफस्टाइल रिलेटेड थिंग्स, कि मूवी देखने जाना है, बाहर खाना खाने जाना है, या फिर नए कपड़े खरीदने हैं ओकेशन के हिसाब से. एंड डेफिनेटली एंटरटेनमेंट की नए साधन भी आ गए हैं बच्चों के हिसाब से. तो ये सारी चीजों का ध्यान रखते हुए आज लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन भी है जिसको मुझे कवर अप करना है. एंड लास्ट थिंग इज दैट अर्लियर रिटायरमेंट यूज्ड टू बी, कि अब काम से छुट्टी तो फिर पूरा ध्यान जो है परिवार की तरफ जाएगा एंड जो भी तीर्थ स्थान है वो घूमेंगे. पर अब रिटायरमेंट का आउटलुक चेंज हो गया है. नाउ रिटायरमेंट इज आल्सो कॉल्ड एज गोल्डन पीरियड, बिकॉज यहाँ पर लोग अपने शौक पूरे करने चाहते हैं, घूमना फिरना चाहते हैं. एंड सिर्फ तीर्थ स्थल नहीं, बट यूरोप घूमना चाहते हैं, दुबई जाना चाहते हैं, मॉरिशस जाना चाहते हैं, इंडिया में अलग अलग देश देख, अलग अलग स्टेट्स देखना चाहते हैं. तो इस वजह से आज हमने देखा है दैट रिटायरमेंट इज नॉट योर ट्रेडिशनल रिटायरमेंट, जहाँ पर आप सिर्फ रिटायर हो गए तो सिर्फ घर पे रहते हैं, वॉक पे जाते हैं एंड दो चार लोगों से बात करते हैं और अपना दिन अंत करते हैं. आज पीपल आर वांट टू डू लॉट ऑफ थिंग्स व्हेन दे आर रिटायर्ड. सो देयर इज अ वेरी बिग रिस्क इफ आई डाई अर्ली, राइट? सो अगर जल्दी मृत्यु होती है तो वो बहुत बड़ा एक रिस्क है, बिकॉज ये इससे क्या होगा कि मेरे डिपेंडेंट्स कैसे आगे सरवाइव करेंगे, दैट इज अ वेरी बिग क्वेश्चन. जिसके लिए हमारे पास एक बहुत अच्छा साधन है जिसे हम इंश्योरेंस कहते हैं. कि ठीक है, इफ देर इज अ रिस्क इन डाइंग अर्ली, तो ठीक है, एक अच्छा इंश्योरेंस निकाल के रखते हैं जिससे कि माई फैमिली इज टेकन केयर ऑफ. बट द ग्रेटर रिस्क इज व्हाट इफ आई लिव लॉन्गर. इससे भी बड़ा एक रिस्क ये है कि अगर मैं ज्यादा समय तक जीवित रहता हूँ तो मेरा जितना साल मैं जिंदा हूँ उतने साल का मेरा खर्चा कैसे उठेगा, उतने साल तक मेरी इनकम कैसे चलेगी. हाउ टू एंश्योर दैट मेरे पास इनफ कलेक्टेड है जिससे कि मैं आगे उसे स्पेंड कर पाऊँ. सो मेरा जो रिटायरमेंट कॉर्पस बनेगा वो टिपिकली कुछ इन चीजों से बनेगा जो आपने शायद सोच के रखी होगी, और जो अर्लियर सौरभ जी ने इनके बारे में बात भी किया, जिसके अंदर आपकी पोस्ट ऑफिस सेविंग्स आती है, एफडीज आती है, प्रोविडेंट हेलो फंड आते हैं, ग्रेचुइटी आती है. सर, आवाज आ अ, रही है सर? हाँ जी. यस सर. कुछ कहना चाहते हैं? ओके, शैल वी कंटिन्यू? कंटिन्यू प्लीज भावेश सर, कंटिन्यू. ओके ओके, डन. सो टिपिकली जो रिटायरमेंट कॉर्पस होगा वो कुछ इन चीजों से बना होगा, लेकिन इसे कहाँ इन्वेस्ट करना है एंड इसे इन्वेस्ट करने के बाद किस तरीके से इंश्योर करना है कि ये रिमेनिंग रहे, बढ़ते रहे गोइंग फॉरवर्ड ऑल्सो, उसके बारे में हम लोग कुछ समझेंगे. सो जो भी इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन रहेगा, ये मेरे ख्याल से जो हमारी आइडियल इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी है हम सबकी, कि कोई भी जगह हम इन्वेस्ट करते हैं तो हम किन चीजों पे ध्यान देते हैं. सबसे पहला होता है सेफ्टी. सो नो वन वांट्स कि उनका पैसा कोई ऐसी जगह पे जाए जहां पर जो है उनका पैसा खत्म होने का चांस हो. तो सेफ्टी इज द नंबर वन प्रायोरिटी ऑफ एवरीवन. दूसरा प्रायोरिटी है लिक्विडिटी, बिकॉज अगर आप अपना पैसा 15 साल के लिए लॉक कर देंगे और उस बीच में कभी भी आपको उन पैसों की जरूरत पड़ेगी तो आप पैसा निकाल नहीं पाएंगे, एंड देन वो पैसा आपके क्या आयु उसका. जैसे मैंने काफी लोगों को देखा है दैट रियल एस्टेट विच इज वन ऑफ द वेरी अट्रैक्टिव ऑप्शन फॉर इंडियंस. बहुत सारे लोग घर, प्लॉट या ऐसे टाइप के इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं. उधर जब जरूरत का वक्त आए तो वो बेच नहीं पाते, निकल नहीं पाते वहां से, एंड दैट लीड्स टू कि मैं मेरे पास असेट्स है बट मेरे पास लिक्विडिटी नहीं है, उन पैसों का मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता. एंड अगर आपके पास ऐसा पैसा है जिसका आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, देन वो किसी काम का नहीं है. सो लिक्विडिटी बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन. तो सेफ्टी तो होनी चाहिए, इसके साथ साथ लिक्विडिटी भी होनी चाहिए कि अगर मुझे जरूरत पड़े तो मुझे वो पैसा सेम डे मिल जाए, अगले दिन मिल जाए, 2 दिन में मिल जाए, एक हफ्ते में मिल जाए, बट एज सुन एज पॉसिबल मिल जाए, बहुत ज्यादा समय ना लगे.
तीसरा एंड अगेन वेरी इंपॉर्टेंट इज रिटर्न्स, कि ठीक है अगर इंस्ट्रूमेंट सेफ है, यहाँ पर लिक्विडिटी भी अच्छी है, तो आपको यहाँ पर रिटर्न्स भी अच्छे चाहिए। ऐसा नहीं कि सेफ्टी और लिक्विडिटी अच्छी है तो मैं रिटर्न्स फोरगो कर दूं, मैं ये सोचना छोड़ दूं कि मुझे कितना रिटर्न मिल रहा है, 3% भी चलेगा, 4% भी चलेगा, बिल्कुल भी नहीं। सो इन चीज को ध्यान में रखते हुए, सेफ्टी, लिक्विडिटी और रिटर्न्स, ऐसे कौन से इंस्ट्रूमेंट्स है हमारे पास जहां हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, एंड कौन से ऑब्जेक्टिव्स है। क्योंकि काफी लोगों को मैंने जहां तक सुना है कि उनको ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्ट करने बहुत अच्छा लगता है, पोस्ट ऑफिस, एफडी में इन्वेस्ट करके सुकून मिलता है। एंड मैं ये नहीं कहूंगा कि ये सब इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, पर इन जगहों पे इन्वेस्ट करने से पहले आपको ये जरूर पूछना है कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने से क्या मेरा ऑब्जेक्टिव पूरा होता है, क्या मुझे पोस्ट टैक्स अच्छे रिटर्न्स बनते हैं जिससे कि कम से कम महंगाई के दर को मैं बीट कर पाऊं। तो इन्फ्लेशन, जिसे हम हिंदी में महंगाई कहते हैं, इट इज अ वेरी अंडररेटेड टर्म। इसे हम उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते जितना कि देना चाहिए। यूजुअली हम जो है ओवरऑल एब्सोल्यूट रिटर्न्स देखते हैं, जैसे कि सौरभ जी ने भी शुरुआत में कहा कि अगर आपको कहीं पे 7% मिल रहा है या कहीं पे 7.5% मिल रहा है, तो क्या एक्चुअली आपको उतना मिल रहा है या आपको सिर्फ दिखा रहे हैं कि 7-7.5% है, एंड एक्चुअली जब आपका टैक्स कटेगा और सब कुछ कटने के बाद जब आपके हाथ में पैसे आएंगे तब आपके हाथ में 7-7.5% रहेगा। क्योंकि अगर मैं 7-7.5% कमा रहा हूँ एंड उसके बाद में मैं उसमें 20-30% टैक्स भर रहा हूँ, तो मेरे हाथ में 5% के आसपास रिटर्न्स आते हैं, जो कि इंडिया में महंगाई को बीट करने के लिए इनफ नहीं है। क्योंकि इंडिया में महंगाई का दर ऑन एन एवरेज पिछले 40 सालों का एवरेज लगभग 0.75% रहा है। तो जब तक कि मेरे हाथ में 0.75% से ज्यादा रिटर्न नहीं आ जाते सब कुछ कट कुटा के, तब तक मैं यहाँ पर कोई वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाऊंगा। एंड दिस इज एन एवरेज महंगाई का दर जो मैं आपको बता रहा हूँ, इन्फ्लेशन रेट। इसमें अगर मैं एजुकेशन इन्फ्लेशन की बात करूं तो ये 11% से भी ज्यादा है। अगर मैं मेडिकल इन्फ्लेशन की बात करूं तो ये 8 से 10% के रेंज में है। तो गोइंग फॉरवर्ड आपका जो सबसे बड़ा खर्चा है वो मोर और लेस इसी सेगमेंट में होने के चांसेस है, जहां पर बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए पैसे लग सकते हैं, जहां पर मेडिकल फैसिलिटीज के लिए एक्सपेंसेस लग सकते हैं। एंड ये दोनों की महंगाई का दर काफी ज्यादा है, जो कि ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन से पूरा कर पाना बहुत मुश्किल। तो अगर मैं पूरा का पूरा पैसा सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज में इसी तरीके से डाल दूं, एंड फिर टैक्स कटने के बाद मैं 5 साल लॉक इन रहने के बाद या 15 साल लॉक इन रहने के बाद अपने हाथ में पैसा लूं, तो वो पैसा ग्रो नहीं हो पाएगा, बिकॉज उससे ज्यादा तो मेरी महंगाई बढ़ जाएगी। एक एग्जाम्पल लेते हैं किस तरीके से महंगाई मुझे इम्पैक्ट कर सकती है। आपके सामने आपके एक्सपेंसेस का एक एग्जाम्पल है कि मान लीजिए आज आपका महीने का घर का खर्चा 50,000 रुपए, ठीक है। सो 50,000 आज आपका खर्चा है, एंड मैं सिर्फ 4% अगर महंगाई का दर पकड़ू, सिर्फ 4, तो 10 साल बाद आपके घर का खर्चा सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के साथ, सेम लाइफस्टाइल के साथ, आप वही ब्रांड के जूते पहन रहे, वही ब्रांड के कपड़े पहन रहे, आप उतनी ही बार बाहर खाना खाने या मूवी देखने जा रहे, सेम थिएटर में जा रहे, हर चीज आप उसी तरीके से मेंटेन कर रहे, उसके बावजूद आपके जो 50,000 का खर्चा है वो 74,000, 74,000 विल बी योर एक्सपेंसेस आफ्टर 10 years, एंड आई एम यूजिंग अज्यूमिंग ओनली 4% इन्फ्लेशन रेट, ठीक है। सिर्फ 4% से भी अगर महंगाई का दर बढ़ा तो आपका खर्चा 50 का 74 हो जाएगा, 15 साल में 90,000, एंड अगले 25 साल में 1,33,000 पे पहुंच जाएगा। सिर्फ 4% से कैलकुलेट कर रहे, जबकि पिछले 40 साल का एवरेज मैंने आपको अभी बताया 0.75% के आसपास है, यानी कि ये नंबर और ज्यादा बड़े होते हुए दिख सकते हैं मुझे। तो अगर मैं महंगाई के दर को ध्यान में ना रखूं तो धीरे धीरे महंगाई जो है मेरी इनकम खाने लगेगी, एंड मेरे लिए इनफ नहीं होगा, जिससे कि मेरी आज की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अगर मैं सिर्फ मेंटेन भी करना चाहूँ वो भी मुझे मुश्किल पड़ेगा। अगर मैं इसे इंक्रीज करना चाहूँ, जैसे हर कोई चाहता है कि आज जो भी मेरी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो आगे जाके और बेहतर हो, बच्चों को और बेहतर सर्विसेज हम दे पाए और बेहतर हम चीजें बेनिफिट्स प्रोवाइड कर पाए।
तो अगर आपको इससे इम्प्रूव करना है देन डेफिनेटली आपका जो रिटर्न्स है वो और भी ज्यादा बढ़िया होना जरूरी है। तो कैसे इसे मैनेज करें वो हम समझते हैं कि म्यूचुअल फंड में अगर हम इन्वेस्ट भी करेंगे तो हम महीने का खर्चा किस तरीके से लेंगे। तो महीने के खर्चा म्यूचुअल फंड में एक बहुत ही सुपर्ब इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जिसे हम कहते हैं सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान या SWP। अगेन सौरभ जी इसके बारे में शुरुआत में कह रहे थे कि SWP एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। ये जो फीचर है ये कुछ इस तरीके से काम करता है कि आपने जो भी पैसे जमा किए हैं वो उन पैसों में से हर महीने आपको थोड़ा अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में आता है, जो भी आपने डिसाइड किया हो, जो दिन पे आपने डिसाइड किया हो वो दिन पे। एंड ये जो अमाउंट है इससे आप अपने घर का एक्सपेंसेस मैनेज कर सकते हैं, जैसे कि सैलरी आती है बिल्कुल ही उसी तरह। अब इसमें फायदा ये है कि आपने जहां पर भी इन्वेस्ट किया है वहां पर ये अमाउंट ग्रो होता रहता है। तो आपका जो अमाउंट है वो ग्रो भी हो रहा है एंड साथ ही साथ हर महीने आपको उसमें से ही कुछ अमाउंट जो आपने डिसाइड किया है आपके डिसाइडेड डेट पे आपके अकाउंट में भी आ जाता है। इस तरीके से बहुत ही लंबे समय तक आप अपना घर का खर्चा आराम से मैनेज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए बीच में आपको ज्यादा पैसों की जरूरत पड़े कि आपने 50,000 की SWP लगाई थी, हर महीने आपको 50,000 रुपए आ रहे थे, लेकिन किसी महीने खर्चा हो जाता है, कभी कभी बर्थडे होता है, एनिवर्सरी होती है, कहीं घूमने जाना है, कुछ करना है, तो आपको ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ गई। अगर ऐसा कुछ होता है तो आप ज्यादा पैसे विड्रॉ कर सकते हैं अपने ही फंड से, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप वो भी कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा ऑप्शन है जहां पर आपको लिक्विडिटी बहुत अच्छी मिलती है। और सबसे बेस्ट चीज जो मुझे SWP की लगती है वो है इसकी टैक्स एफिशिएंसी। सो बहुत कम ऐसे ऑप्शन रहते हैं जहां पर ज्यादा टैक्स नहीं लगता, क्योंकि मेजोरिटी आज जो ऑप्शन हम देख रहे हैं ना वहां पर टैक्स बहुत बड़ा लगता है, ऑलमोस्ट आपके इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से लगता है। इक्विटी एक ऐसा एरिया है जहां पर आज भी टैक्स के परसेंटेज कम है, तो इसका हमें मैक्सिमम फायदा उठाना चाहिए। तो SWP किस तरीके से काम करता है कि हर महीने जो भी आपने अमाउंट डिसाइड किया है वो अमाउंट आपको आपके अकाउंट में मिल जाएगा, जो आपके फंड से निकल के आएगा। तो जैसे कि अगर आपने 50,000 रुपीज सिलेक्ट किया है तो हर साल हर महीने आपको 50,000 रुपए आने शुरू हो जाएंगे। एंड ये चलते रहेंगे जब तक कि आपके फंड में कोई भी अमाउंट बचा है, तब तक आपको 50,000 रुपए आते रहेंगे। प्रॉब्लम ये है कि मेरा जो खर्चा है वो हर साल 50,000 नहीं रहेगा। अभी हमने एक एग्जाम्पल देखा जहां पर एक्सपेंसेस जो है वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, बिकॉज महंगाई के वजह से। तो जैसा आप यहाँ देख रहे हैं कि शुरुआत में तो ठीक है 50,000 था मेरा एक्सपेंस भी और मेरा इनकम भी, लेकिन फिर धीरे धीरे करके जो ब्लू लाइन है एक्सपेंसेस वाली वो बढ़ने की संभावना है अगर हम सिर्फ 4% इन्फ्लेशन से भी कैलकुलेट करें तो। 5 साल बाद ये 60,000 पे पहुंच गई, 10 साल बाद ये लगभग 74,000 74,000 पे है, 15 साल बाद लगभग 90,000 पे है, 20 साल बाद लगभग 1,09,000 पे। और मेरा अगर इनकम सेम ही रहा 50,000 रुपीज ही कैश फ्लो मुझे अगर मिलते जा रहा है, तो मेरे लिए और भी ज्यादा मुश्किल होते जाएगा गोइंग फॉरवर्ड टू मेंटेन माय स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो इसीलिए मुझे SWP में भी ऐसा SWP चाहिए जो ग्रो होता रहे, हर साल चेंज होता रहे, जिसका एग्जाम्पल है फ्रीडम सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। तो इसमें हमने फ्रीडम वर्ड यूज इसलिए किया है, आजादी जो है, यहाँ पर आपको ज्यादा अपने कैश फ्लोज के बारे में सोचना ही नहीं पड़ेगा, बिकॉज हर साल ऑटोमेटिकली आपका जो कैश फ्लो है जो सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के थ्रू आ रहा है वो बढ़ते जाएगा। तो एक फिक्स सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान में आपने जो भी फिक्स किया है सेम अमाउंट हर साल आता है। डजेंट मैटर क्या इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, कितना आपके एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, ये अमाउंट सेम ही रहता है। जो शुरू में तो ठीक है, पर 5 साल 10 साल बाद आपको मुश्किल होने लगेगी मैनेज करने के लिए। फ्रीडम सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के अंदर आपका कैश फ्लो भी बढ़ते जाता है हर साल। ये भी आप सेट कर सकते हैं कि आपको हर साल 3% से बढ़ाना है या 4% से बढ़ाना है या 5% से बढ़ाना है। तो अगर आप एज्यूम करते हैं अगेन कि 4% इन्फ्लेशन है और 4% से आप अपना कैश फ्लो भी इंक्रीज कर रहे हैं हर साल, तो आप देखिए कि किस तरीके से आपका एक्सपेंस और कैश फ्लो मैच होते जा रहा है। शुरुआत में 50,000, 5 साल बाद 60,000, 10 साल बाद 74,000, तो ये हर जगह पे मैच होते जा रहा है, जिससे कि आपको ज्यादा
प्रॉब्लम नहीं होगी आपका बजट मैनेज करने के लिए एवरी मंथ एवरी ईयर। अभी थोड़ा सा कैलकुलेशन भी समझ लेते हैं कि ये 4% से अगर हर साल बढ़ेगा तो किस तरीके से दिखेगा। तो हम यहाँ पर एग्जाम्पल एक ले रहे हैं कि 10 लाख रुपए मान लीजिए आपने डाल दीजिए कि 10 लाख रुपए मैंने डाले और मैंने शुरुआत में ये डिसाइड किया कि मैं 6% जो है अमाउंट लेना शुरू करूंगा। तो 10 लाख का 6% यानी कि 60,000 रुपए हो गए। अगर मैं महीने के हिसाब से देखूं तो 5,000 रुपए हो गए। यानी कि अगर मैंने 10 लाख इन्वेस्ट किए, मैं हर महीने 5,000 रुपए यहाँ से कैश फ्लो ले रहा हूँ, रिसीव कर रहा हूँ। तो पहले जो 12 इंस्टॉलमेंट है यानी कि पहला जो साल है, मुझे हर महीने 5,000 रुपए आ रहे जो मैंने डिसाइड किया है। अगर मान लीजिए उसके बाद मैंने टॉपअप लगाया 4% का, तो अगले साल से मुझे 5,000 के बदले 5,000 पे 4% बढ़ के 5,200 रुपए आना शुरू हो जाएंगे। ये 200 रुपए कहाँ से ऐड हो गए? ये 5,000 रुपए पे अगर आप 4% कैलकुलेट करोगे तो आपको 200 रुपए मिलेंगे। एंड ये 5,200 इज द न्यू अमाउंट जो मुझे हर महीने आना शुरू हो गया। अब मुझे पूरे साल जो दूसरा साल है 5,200 रुपए आएंगे। फिर अगले साल क्या होगा? ये 5,200 रुपए पे और 4% अमाउंट बढ़ जाएगा, तो उसके अगले साल 5,400 हो जाएंगे। इस तरीके से हर साल अमाउंट जो है इंक्रीज होते जाएगा। एंड आप देख रहे हैं कि 10वें साल में मैं 7,000 के आसपास पहुंच चुका हूँ। शुरुआत 5,000 से की थी। तो इस तरीके से सालाना मेरा अगर बढ़ोतरी होती रहेगी, इंक्रीमेंट होती रहेगी, जैसे कि हमारे पे स्केल में भी होता है, उसी तरीके से आपका यहाँ पर भी अगर कैश फ्लो इंक्रीज होता रहेगा तो आपका मंथली बजट मैनेज करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। इसी के एग्जाम्पल के साथ साथ आप देख सकते हैं 3% और 5% का भी एग्जाम्पल है। तो वो आप डिसाइड कर सकते हैं, आपके पास 3 ऑप्शन है, 3, 4 या 5, कि आपको कितना तक रखना है आपका टॉपअप एवरी ईयर। एक और काफी लोगों के दिमाग में क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि इस तरीके से अगर हम पैसे लेते रहेंगे अपने फंड से तो ये कितने सालों तक चलेगा, कितने साल तक मैं ये अमाउंट एंजॉय कर सकता हूँ? ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि मैंने पैसे लेने शुरू किए और ये 5 साल में खत्म हो जाए या 10 साल या 15 साल में पूरे पैसे खत्म हो जाए, उसके बाद मैं क्या करूंगा? तो मैं आपको एक रियलिस्टिक कैलकुलेशन बताता हूँ कि आपका पैसा कितने टाइम तक चल सकता है। अगर मान लीजिए हम सेम एग्जांपल लेते हैं जहां पर हमने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं। 10 लाख पे अगर आपने डिसाइड किया है कि 6% मुझे मंथली इनकम चाहिए, मंथली कैश फ्लो चाहिए, एंड उस पे आपने सालाना 4% का टॉपअप भी लगाया है जैसा हमने अभी कैलकुलेशन देखा। अब मान लीजिए आपका जो फंड है जिसमें आपने इन्वेस्ट किया है, म्यूचुअल फंड, इसमें अगर 7% के रिटर्न्स बनते हैं साल दर साल, तो आपका जो पैसा है वो 24 सालों तक टिकेगा। इन 24 सालों में आप टोटल लगभग 24 लाख रुपए निकाल चुके होंगे। आपके 10 लाख के 24 लाख रुपए आप निकाल चुके होंगे और 24 सालों तक आपका ये पैसा चलता रहेगा इसी तरीके से टॉपअप होते हुए। लेकिन 24 सालों के बाद आपके पैसे खत्म हो सकते हैं अगर आपके फंड का रिटर्न सिर्फ 7% रहा तो। अगर मान लीजिए आपके फंड ने 8% के हिसाब से रिटर्न दिए हैं साल दर साल, तो आपका पैसा लगभग 29 सालों तक चल सकता है, जहां पर ऑलमोस्ट 32 लाख रुपए आप एंजॉय कर चुके होंगे जो 10 आपने डाले थे उसके। एंड उसके बाद आपका जो वैल्यू है वो जीरो हो जाएगा। अगर फंड ने और ज्यादा अच्छे रिटर्न दिए, लगभग 9% के रिटर्न दिए, तो 38 साल, 38 ईयर्स तक आप अपना कैश फ्लो मंथली एंजॉय कर सकते हैं 4% टॉपअप के साथ सालाना। एंड लगभग 10 लाख आपने जो डाले थे उसके आप लगभग 52 लाख रुपए एंजॉय कर सकते हैं, जिसके बाद आपकी कोई भी वैल्यू नहीं बचेगी, फंड्स खत्म हो जाएंगे। लेकिन सबसे बेस्ट चीज ये है कि अगर सिर्फ 10% भी फंड रिटर्न दे पाता है, जो कि काफी पॉसिबल है इन म्यूचुअल फंड्स, तो आपका पैसा खत्म नहीं होता। 80 साल यानी कि 2099 तक भी आप कंटिन्यूअसली एवरी मंथ विड्रॉल ले सकते हैं, प्लस हर साल 4% से इसे बढ़ा भी सकते हैं। टोटल आप लगभग 3.25 करोड़ रुपए एंजॉय कर चुके होंगे इन 80 सालों में। एंड आपका उसके बाद भी पैसे खत्म नहीं होते, फिर भी वैल्यू बची है लगभग 2 करोड़ 21 लाख रुपए उसके बाद भी बचे हैं। तो इसका मतलब मुझे अगर मेरा फंड सिर्फ 10% से ज्यादा रिटर्न देता है तो मेरा पैसा 2099 तक भी खत्म नहीं होता, उसके बाद भी वैल्यू बची है। एंड दिस इज द बेस्ट थिंग दैट वी कैन सी, बिकॉज इतना अच्छा इंस्ट्रूमेंट मार्केट में और मिल पाना बहुत बहुत मुश्किल है। अगर कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कहता है कि वो
25 साल 30 साल तक भी पैसे देगा, तो वहां पर जो पैसा मिलता है वो बहुत ही कम रेट से मिलता है। यूजुअली जो प्लान्स है वो 3-4%, 5% से ज्यादा नहीं दे पाते। यहाँ पर कंपैरेटिवली आपको ज्यादा प्रतिशत से मिल रहा है। एंड इसके साथ साथ जैसे मैंने कहा कि टैक्स एफिशिएंसी भी बहुत ज्यादा है। तो टैक्स एफिशिएंसी के वजह से क्या होता है कि आपको पूरे अमाउंट पे टैक्स नहीं लगता, आपको बस एक स्पेसिफिक अमाउंट जो आपका कैपिटल गेन है उसी पे आपको टैक्स पड़ता है। उसमें भी जो पहला साल है उसमें आपको 15% टैक्स लगता है, बट पहले साल के बाद आपका टैक्स रेट गिर के सिर्फ 10% रह जाता है। तो एक तो मुझे पूरे अमाउंट पे टैक्स नहीं लग रहा है, सिर्फ गेन अमाउंट पे लग रहा है। वो गेन अमाउंट पे भी मुझे सिर्फ 10% का टैक्स लग रहा है। एंड उसमें भी एक और एडवांटेज है कि आपने अगर 1 साल से ज्यादा इन्वेस्ट किया है इक्विटी में, तो हर साल 1 लाख रुपए तक की आपको छूट मिलती है, जिसपे आपको गेन पे टैक्स नहीं पे करना है। तो अगर मैं इन सारी चीजों को कंबाइन कर दूं और टैक्स गिनती करूं, तो मेरा जो नेट टैक्स होगा वो कंपेयर टू एनी अदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, कोई भी ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन से काफी ज्यादा एफिशिएंट हो सकता है, जहां पर मैं मंथ ऑन मंथ इनकम भी ले रहा हूँ। तो आपको जो जो चीजें मैंने आपको बताई, ये आपको लिख के भी आएगी। ऐसा नहीं कि मैंने आपको बताया, आपने सुना और फिर स्वाहा हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सो फ्रीडम SWP ये प्रॉपर फीचर है, एंड ये आपको लिख के सारी चीजें इंफॉर्मेशन देगा, टर्म्स एंड कंडीशंस आपको सारी चीजें बताएंगे। इसमें आपका पैसा लॉक नहीं रहता, आपका पैसा ओपन रहता है, प्लस आप मंथली कैश फ्लो एंजॉय कर सकते हैं। एंड कौन से दिन से शुरू होगा, हर महीने कितना अमाउंट आएगा, कितना प्रतिशत का टॉपअप लगा है हर साल का, ये सारी चीजें आपको लिख के आ जाएगी। अगर आपको इस पे कोई इलस्ट्रेशन चाहिए, कोई एग्जांपल चाहिए अपने लिए कस्टमाइज्ड, तो वो भी आपको मिल जाएगा। मान लीजिए आप में से कोई है जिसे ये है कि मुझे 10 लाख नहीं इन्वेस्ट करना है, मुझे 25 लाख इन्वेस्ट करना है, तो 25 लाख के हिसाब से आप मेरे लिए एक शीट, एक टेबल, एक एग्जांपल बना के दीजिए कि मुझे हर महीने कितना तक अमाउंट आएगा, पहले साल कितना आएगा, दूसरे साल कितना आएगा, इस तरीके से किस तरीके से मुझे साल भर साल अमाउंट मिल सकता है। तो वो इलस्ट्रेशन भी हम आपको प्रिपेयर करके दे सकते हैं बहुत ही इजीली। इट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। इससे आपको ज्यादा आसानी होगी समझने के लिए। तो आप सब अपना अपना एग्जाम्पल देख सकते हैं। इसके अलावा कुछ लोग होंगे जिन्होंने शायद डिविडेंड, या जिसे अब IDCW कहा जाता है, इसके बारे में सुना होगा कि एक डिविडेंड नाम का भी ऑप्शन होता है जिससे कि मंथली कैश फ्लो आ सकते हैं। तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि डिविडेंड नाम का ऑप्शन अभी चेंज हो चुका है, उसका नया नाम IDCW है, जिसे फुल फॉर्म कहते हैं इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल ऑप्शन। आई थिंक किसी का तो कॉल म्यूट पे नहीं है। आई वुड रिक्वेस्ट अगर म्यूट पे रख सके तो। ओके ओके डन, थैंक यू सो मच। सो जैसा मैं कह रहा था कि IDCW इज द न्यू नेम ऑफ डिविडेंड ऑप्शन, तो कंफ्यूज मत होइए। IDCW में आपको मंथली कैश फ्लो मिल सकता है, लेकिन इसका कैश फ्लो फिक्स नहीं होता कि कितना अमाउंट आएगा। किसी महीने ज्यादा आ सकता है, किसी महीने कम भी आ सकता है, कोई ऐसा महीना भी हो सकता है जहां पर ये ना आए, बिकॉज ये डिपेंड करता है कि स्कीम के अंदर कितना सरप्लस जमा है, उसके हिसाब से डिविडेंड या IDCW डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। दूसरी चीज, ये कंपनी डिसाइड करती है कि उसे कितना बांटना है, इसमें इन्वेस्टर का कोई कहना नहीं कि मुझे ज्यादा चाहिए या कम चाहिए। और गवर्नमेंट के हिसाब से IDCW का जितना भी अमाउंट आएगा, इस पे TDS भी लगेगा, और ये आपके इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स होगा। तो इसके अंदर मेरा टैक्स बहुत ज्यादा जाता है। तो इसीलिए ये ऑप्शन बहुत ही अच्छा ऑप्शन नहीं रहा कैश फ्लो के लिए। 2018 से पहले दिस वाज अ वेरी अट्रैक्टिव ऑप्शन, क्योंकि यहाँ टैक्स नहीं लगता था। लेकिन आज इसमें टैक्स भी लग रहा है, TDS भी कटता है, एंड इसमें श्योरिटी भी नहीं रहती कि कम आएगा, ज्यादा आएगा या नहीं आएगा। इस रीजन के वजह से आज ये इतना अट्रैक्टिव ऑप्शन नहीं है। बट SWP में आपको श्योरिटी है कि ये आएगा, फिक्स अमाउंट आएगा और फिक्स डेट पे आएगा। इसके साथ साथ जो टैक्स बेनिफिट है वो तो डेफिनेटली है, 1 लाख रुपए तक का टैक्स भी गेन पे छूट है। तो ये सारी चीजें आपके लिए फायदेमंद है। अगर मैं SWP करना चाहूँ और मुझे समझ लीजिए रिटर्न्स भी अच्छे चाहिए ताकि ये साल भर साल चलते रहे,
तो म्यूचुअल फंड के अंदर मैं आपको बता दूं लगभग 1000 स्कीम है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई भी म्यूचुअल फंड ले लो और उसके अंदर SWP शुरू कर दो तो मेरा काम हो जाएगा, तो मैं आपको वहीं पे रोकूंगा और कहूंगा कि नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा इतना आसान नहीं है। थोड़ा सा इसमें रिसर्च लगता है, ऑब्जेक्टिव के हिसाब से देखना पड़ता है कि कौन से म्यूचुअल फंड अच्छे हैं। कम से कम रिस्क वाले म्यूचुअल फंड भी है, ज्यादा से ज्यादा रिस्क वाले म्यूचुअल फंड भी है। एंड यहाँ पर आई थिंक सौरभ जी का जो एक्सपर्टीज है वो बहुत ज्यादा काम आएगा। उनका जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है पिछले 15-18 सालों का इस फील्ड में इन्वेस्ट करने का, कि कहाँ पर आपके लिए सबसे ज्यादा सूटेबल ऑप्शन हो सकता है। तो मैं आपको एक आइडिया देना चाहता हूँ, ये नहीं कि मैंने कह दिया तो सब इसी जगह पे इन्वेस्ट करें, इसी फंड में इन्वेस्ट करें। मैं आपको एक जनरल आइडिया देना चाहता हूँ इस सेशन के माध्यम से। जैसे मैंने आपको बताया कि आधे पौने घंटे में हम एक्सपर्ट नहीं बन सकते। हमें आज का जो सेशन है ये सिर्फ अवेयरनेस के लिए है, सिर्फ शुरुआत करने के लिए। आपको आगे अपनी खुद की रिसर्च करनी पड़ेगी, आपको और चीजें और समझना पड़ेगा। अगर किसी एक म्यूचुअल फंड की बात करें या असेट्स को मैं डिवाइड कर दे, तो मुझे जो डेट है, जिसे आप FD या ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट भी होते हैं, जिससे हमें इनकम मिलती है इंटरेस्ट के द्वारा। दूसरा होता है इक्विटी। इक्विटी यानी कि ओनर बनना, प्रॉफिट्स का हिस्सा मिलना, किसी कंपनी का ओनर बनना या एक पार्ट का ओनर बनना, शेयर का ओनर बनना, ये आपको देता है कैपिटल अप्रिसिएशन या फिर प्रॉफिट का हिस्सा। एंड तीसरा जो होता है एसेट क्लास इंपॉर्टेंट, वो होता है गोल्ड, जिसके अंदर इन्फ्लेशन को बीट करने की क्षमता होती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। हर साल नहीं, बट लंबे समय में ये बीट कर सकता है। तो अगर मैं इन सारी चीजों को कंबाइन कर दूं, तो कौन से समय पे कितना मुझे पैसा इक्विटी में रखना चाहिए, कितना पैसा FDs में रखना चाहिए, कितना पैसा मुझे गोल्ड जैसे इंस्ट्रूमेंट में रखना चाहिए, ये समझने को हम कहते हैं असेट एलोकेशन। सही समय पे, सही जगह पे, सही मात्रा में पैसा रखना, इसे हम कहते हैं असेट एलोकेशन करना। तो पूरा पैसा, क्योंकि इक्विटी में ज्यादा रिटर्न बन सकते हैं, तो क्या मैं इक्विटी में डाल दूं? या पूरा पैसा, क्योंकि गोल्ड में इन्फ्लेशन को बीट करने की क्षमता है, तो क्या मैं गोल्ड में डाल दूं? या पूरा पैसा क्या मैं डेट इंस्ट्रूमेंट्स, ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट में डाल दूं, क्योंकि उधर एक फिक्स तरीके का रिटर्न बन सकता है? तो अगर आप ऐसा करेंगे तो कहीं ना कहीं कोई गलती होने के चांसेस हो सकते हैं। इसलिए पूरा पैसा एक जगह ना डालते हुए आपको डिवाइड करना चाहिए। एक आइडियल पोर्टफोलियो ड्यूरिंग रिटायरमेंट या आफ्टर रिटायरमेंट कैन लुक लाइक दिस। अब ये मैं अगेन सबके हिसाब से सेम नहीं होगा, किसी को कम ज्यादा हो सकता है, बट आपके लिए जो 3 सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपके लिए लिक्विडिटी अच्छी होनी चाहिए, ताकि आप इमरजेंसी के टाइम पे पैसे इस्तेमाल कर सके। जो लिक्विडिटी सबसे अच्छी होती है गोल्ड में, जहां आपके पोर्टफोलियो का 5 से 10% का हिस्सा हो सकता है। दूसरा, आपको जो स्टेबिलिटी चाहिए पोर्टफोलियो के अंदर, कैश फ्लोज भी चाहिए लगातार, वो आपको मिल सकता है फिक्स इंस्ट्रूमेंट्स में, ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स में, डेट इंस्ट्रूमेंट्स में, जहां पर आपका पोर्टफोलियो का 20 से 30% एलोकेशन हो सकता है। और तीसरा है कि वेल्थ क्रिएशन करना है, इन्फ्लेशन या महंगाई को बीट करना है, इसके साथ साथ जो आगे आने वाले खर्चे है उसकी तैयारी करनी है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा वेल्थ क्रिएशन करने की क्षमता इक्विटी स्पेस में है। तो आपके पास इन तीनों का कुछ ना कुछ अंश होना चाहिए आपके पोर्टफोलियो में। तो असेट एलोकेशन करने से क्या होगा कि कभी गोल्ड बहुत अच्छा रिटर्न देता है, तो कभी इक्विटी बहुत ज्यादा अच्छा रिटर्न देता है, लेकिन कभी इक्विटी नीचे भी गिर सकता है, कभी गोल्ड नीचे गिर सकता है। तो उस टाइम पे आपके ट्रेडिशनल डेट इंस्ट्रूमेंट्स बहुत अच्छे रिटर्न दे सकते हैं। तो कौन से टाइम पे कौन सा असेट क्लास बेस्ट परफॉर्म कर सकता है, इसे मैनेज कर सकते हैं असेट एलोकेशन के द्वारा। साथ ही साथ, क्योंकि आप एकदम एक्सट्रीम सिनेरियो में नहीं जाएंगे जहां आपको बहुत ज्यादा रिस्क लेना पड़ रहा है या बहुत ज्यादा आपको लॉसेस हो रहे हैं, तो यहाँ पर एज एन इन्वेस्टर मेरा बिहेवियर भी बहुत बेहतरीन तरीके से मैनेज होता है। क्योंकि क्या होगा कि अगर मैंने ज्यादा पेशेंस नहीं रखा और मान लीजिए कि कोई साल इक्विटी के लिए या गोल्ड के लिए बहुत अच्छा साल नहीं था, तो मैं हो सकता है कि पूरे पैसे निकाल के डर के मारे अपने ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स में शिफ्ट कर दूं। और अगला साल ही ऐसा हो सकता है कि आपका इक्विटी या गोल्ड के रिटर्न्स बहुत ज्यादा अच्छे बन जाए, एंड आपने वो पूरा अपॉर्चुनिटी मिस कर दिया क्योंकि आप जल्दी डर गए। तो ये चीजें मैनेज करने के लिए भी असेट एलोकेशन एक बेहतरीन ऑप्शन है। तो असेट एलोकेशन को आप मैनेज कर सकते हैं एक फंड के द्वारा,
जिसे हम कहते हैं मल्टी एसेट फंड। मल्टी एसेट का मतलब है मल्टीपल एसेट्स, एक ऐसा फंड जो अलग अलग एसेट क्लास में इन्वेस्ट करता हो, जैसे इक्विटी, जैसे कि ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस जैसे एफडी, बॉन्ड्स और गोल्ड। इसके साथ साथ मल्टी एसेट एक बहुत ही अनोखा फंड है जो रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट कर सकता है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के द्वारा। तो हम सीधा जाके जमीन नहीं खरीदते, बट देर आर 4 रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट विच आर लिस्टेड इन इंडिया। इनमें आप इन्वेस्ट करके रियल एस्टेट के फायदा भी उठा सकते हो, जहां पर ये इंस्ट्रूमेंट्स रेंटल यील्ड भी देता है एंड कैपिटल अप्रिसिएशन भी दे सकता है। तो मल्टी एसेट इकलौता ऐसा कैटेगरी है जहाँ जो हर जगह पे इन्वेस्ट कर सकता है, जो भी जगह ऑप्शन हो। ये गोल्ड में, सिल्वर में, कॉपर में, तेल में, ऐसे अलग अलग कमोडिटीज में भी इन्वेस्ट कर सकता है। एंड दैट इज द रीजन व्हाई आपको ये कंप्लीट डाइवर्सिफिकेशन दे सकता है। अगर मान लीजिए आपने मल्टी एसेट में एसडब्ल्यूपी लगाई और वो भी पूरे इंडियन इक्विटी मार्केट के वर्स्ट केस सिनेरियो में एसडब्ल्यूपी लगाई, जो कि 2008 का समय था, जिस साल बहुत बड़ी मंदी आई थी पूरे दुनिया में, उसे हम ग्रेट रिसेशन भी कहते हैं। अगर ग्रेट रिसेशन में भी आपने अपने 10 लाख रुपए इस फंड में डाले होते और यहाँ से आप हर महीने की इनकम ले रहे होते वही 6% के हिसाब से, और हर साल का जैसे मैंने बताया था 4% का इंक्रीज भी होता रहे, तो आपका जो वैल्यू है 10 लाख का, उसकी वैल्यू एग्जैक्टली 10 साल बाद यानी कि जनवरी 2018 में क्लोज टू 12 लैक्स हो गई होगी। 10 लाख के लगभग 12 लाख। आपके जो 5-5 हजार रुपए से पे आउट शुरू हुआ होगा पहले साल, वो आफ्टर 10 ईयर्स लगभग 7,117 रुपये महीना पहुंच गया होगा। एंड ये पूरे 10 सालों में आपने लगभग 7,20,000 रुपये विड्रॉ कर दिए हैं आपके एसडब्ल्यूपी के माध्यम से। तो 10 लाख आपने डाले थे, जिसमें से 7,20,000 आपने निकाल दिए थोड़ा थोड़ा करके 10 सालों के पीरियड में, और फिर भी आपके फंड में 12 लाख रुपए जमा है। ये एसडब्ल्यूपी का फायदा है, ये मल्टी एसेट जैसे फंड में इन्वेस्ट करने का फायदा है। एंड इसमें सबसे बेस्ट चीज आप देख रहे हैं कि इसमें आपका जो कैपिटल गेन है वो कितना पड़ा। सो कैपिटल गेन इस पूरे पीरियड में 0 था, आपको 1 रुपए भी टैक्स नहीं देना पड़ा। इसमें एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि इन 10 सालों के पीरियड में इक्विटी पे टैक्स बिल्कुल नहीं लगता था। लेकिन अगर मान लीजिए मैं वो टैक्स को कैलकुलेट करूं भी कैपिटल गेन्स का, जैसे कि हमने किया है यहाँ पर, फिर भी अगर आप देखेंगे तो पहला साल अगर मैं हटा दूं तो दूसरे साल से मेरा कोई भी साल जो गेन है वो 1 लाख रुपए के ऊपर नहीं जा रहा। मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद होगा तो, कि 1 लाख रुपए तक की टैक्स की छूट है हमें। एंड दैट इज द रीजन वाई आपको टैक्स में इतना बेनिफिट मिलता है कि आप 7,20,000 रुपये पिछले 10 सालों में ले चुके हो, पर आपको टैक्स नहीं लगा है। अगर आप में से कोई चाहता है कि मुझे ज्यादा लंबे समय का एसडब्ल्यूपी की जरूरत नहीं है, जैसे कि शुरुआत में सौरभ जी कह रहे थे कि काफी लोगों को 1 या 2 साल में नौकरी वापस से लग जाएगी, फिर से आप जो है आपका सैलरी से इनकम आनी शुरू हो जाएगी, तो आपको शायद और ज्यादा मंथली इनकम की जरूरत ना पड़े। तो आपको शायद सिर्फ 1 साल या 2 साल तक ही या 5 साल तक ही इसे मैनेज करना हो, ज्यादा लंबे समय तक नहीं। और आप इसीलिए जो है टॉप अप नहीं करना चाहते हर साल, क्योंकि आपको इतनी जरूरत नहीं है लंबे समय तक की। तो अगर आप फिक्स रखते हैं तो आप थोड़ा सा जो मंथली का अमाउंट है वो ज्यादा भी रख सकते हैं। 6% से शुरू करने के बदले आप 9% भी अगर रखना चाहे तो आप रख सकते हैं। ऐसे केस में आपका क्या रिटर्न्स हो सकते हैं अगर आप टॉपअप नहीं लेते तो, लेकिन आप शुरुआत से ही हाई परसेंटेज के एसडब्ल्यूपी लगा देते हैं। तो आपके सामने एक एग्जांपल है, अगेन मल्टी एसेट फंड का ही एग्जांपल है, कि अगर 2010 से मैंने इसमें एसडब्ल्यूपी की होती, लेकिन ये फिक्स वाली है, इसमें टॉपअप नहीं हो रहा। 1 करोड़ रुपए मैंने अपने जेब से डाले हैं, 1 करोड़ रुपए पे मैंने 9% की एसडब्ल्यूपी लगा दी है, तो मुझे हर महीने के लगभग 75,000 रुपये मिल रहे हैं, तो साल के लगभग 9 लाख रुपए मिल रहे हैं। तो 75,000 रुपये अगर हर महीना में विड्रॉ कर रहा हूँ, तो मुझे टोटल 2010 से मैंने शुरू किया है और ये 2023 तक का डेटा है, यानी कि इन पूरा 13 सालों का डेटा है। 13 सालों में मेरे 1 करोड़ की करंट वैल्यू 1,88,00,000 रुपए है। और इस समय में इन
13 सालों में लगभग मैंने 1,17,75,000 रुपए विड्रॉ कर लिए हैं, रिडीम कर लिए हैं SWP के माध्यम से। तो आपने 1 करोड़ डाले थे और 1,17,75,000 आपको मिल चुके हैं 13 सालों के पीरियड में, हर महीने 75,000 करते हुए। एंड आपका फंड खत्म नहीं हुआ है, आपके फंड में अभी भी 1,88,00,000 रुपए बचे हैं। इन पूरे 13 सालों आपके लगभग 54 लाख रुपए की जो इनकम थी वो टैक्सेबल थी, क्योंकि ये गेन से आई थी। ये जो आपका प्रॉफिट हुआ है इस पर्टिकुलर फंड के अंदर, उसकी इनकम अप्रोक्सीमेटली 54,17,000 रुपीज थी, जिसके ऊपर आपने 10% के आसपास टैक्स भरा है, लगभग 5 लाख रुपए। तो 1,17,00,000 रुपए मैंने पैसे निकाले हैं 13 सालों में, पर टैक्स मैंने सिर्फ 5 लाख रुपए का पे किया है। अगर आप परसेंटेज वाइज कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका 5 से 6% से ज्यादा का टैक्स नहीं लगा होगा, विच इज वेरी 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 टैक्स एफिशिएंट। इतना कम टैक्स रेट और इंस्ट्रूमेंट्स में मिलना बहुत ही मुश्किल है। तो अगर मैं रिटर्न्स देखूं किस तरीके से इस फंड में पिछले 13 सालों में रिटर्न्स बना है, तो ये लगभग 12.5% का एक्सारा रिटर्न्स है, विच इज वेरी इम्प्रेसिव। तो जैसे हमने शुरुआत में भी देखा था कि अगर 10% से ज्यादा रिटर्न बनता है किसी फंड में, तो मेरी SWP के बहुत लंबे समय तक चलने की संभावना काफी बढ़ जाती है। पहले तो हमने टॉपअप के साथ देखा था, यहाँ पर मैं 9% का SWP निकाल रहा हूँ, उसके बावजूद मेरा पैसा अच्छा खासा बचा हुआ है। सो मल्टी एसेट फंड में अगर आपको लगता है कि इसके अंदर 10% से ज्यादा बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं, तो मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल देना चाहता हूं कि ये फंड जो है 21 सालों से चल रहा है। तो इट इज नॉट अ न्यू फंड, इट इज अ ओल्ड फंड, वेरी ओल्ड फंड। इसने 2003 से 7 का बुल मार्केट भी देखा है, 2008 की मंदी भी देखी है, 2013 का टेपर टैंट्रम भी देखा है, चाइना स्लो हुआ वो भी देखा, GST, डीमोनेटाइजेशन, कोविड, ये सारी चीजें इसने देखी है। एंड इस पूरे पीरियड में इस फंड ने लगभग 21% से कंपाउंड किया है आपका पैसा। अगर किसी ने 10 लाख डाले होते 2002 में, तो आज उसकी वैल्यू लगभग 5 करोड़ रुपए हो चुकी है इन 21 सालों में। इसका मतलब ये नहीं कि ये आगे के समय में भी इतना ही रिटर्न देगा। मैं आपको एक रेफरेंस पॉइंट से बता रहा हूँ कि इसने इतना इंप्रेसिव परफॉर्मेंस दिया है, और एक प्योर इक्विटी बेंचमार्क जिसे हम निफ्टी 50 कहते हैं, उसको भी बहुत ही अच्छे गैप से बीट किया, ऑलमोस्ट डबल रिटर्न्स दिए। तो ये एक ऐसा फंड है जो सिर्फ इक्विटी नहीं, आपके बॉन्ड्स, FDs या फिर गोल्ड, रियल एस्टेट, इन सब जगह पे इन्वेस्ट करता है, हर एक का फायदा उठाता है और बेस्ट पॉसिबल आपको परफॉर्मेंस देने की कोशिश करता है, जिसमें रिस्क भी है कंपेयर टू प्योर इक्विटी कम रखने की कोशिश करता है। तो आपको पूरा रिस्क भी ना मिले लेकिन रिटर्न्स भी आपको अच्छा मिल जाए, ये कोशिश रहती है मल्टी एसेट फंड की। एंड इसके अंदर हमने जितने भी SWP की है, अगर लंबे समय तक रखी है, तो उसका रिटर्न्स भी इम्प्रेसिव रहा है। आपका प्रिंसिपल भी अच्छा ग्रो हुआ है और साथ ही साथ आपको मंथली कैश फ्लो भी मिलता गया है। इसमें टैक्स का बेनिफिट भी आपको मिला बिकॉज ये इक्विटी टैक्सेशन के लिए क्वालिफाई होता है। तो मल्टी एसेट फंड इज वन ऑफ द ऑप्शन जो मैं कह रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि आप सबके लिए ये बेस्ट सुटेबल फंड होगा, आप और भी ऑप्शंस देख सकते हैं, निकाल सकते हैं। सौरभ जी से पर्सनली वन ऑन वन बात कीजिए, हर एक का ऑब्जेक्टिव के हिसाब से कितना आपको पैसे डालने हैं, कैसे उसमें कैश फ्लो काम करेगा। काफी लोगों को अगर यहाँ पर लगा हो कि बहुत जल्दी जल्दी चीजें समझाई गई है, बहुत बहुत सारे नंबर्स आए और टाइम लगेगा, तो आप अपना टाइम लीजिए आराम से और फिर डिसाइड कीजिए कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है। इसके साथ साथ एक लास्ट चीज, अगर किसी को ऐसा लगता है कि इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहिए या बाहर इन्वेस्ट करना चाहिए, या इंडियन इक्विटी में आगे जाके रिटर्न्स बनेगा, इसकी क्या संभावना है, तो मैं आपको एक छोटा सा डेटा बताना चाहता हूँ बस 2 मिनट के लिए, कि आप इस चार्ट को देखिए आपके सामने। यहाँ पर ब्लूमबर्ग का ये डेटा है जो बता रहा है कि दुनिया में रिसेशन होने के चांसेस सबसे ज्यादा किन देशों में है और सबसे कम किन देशों में है। अगर आप देखेंगे तो यूनाइटेड किंगडम, UK, जो है 75% पे हाईएस्ट दिखा रहा है, विच इज फॉलोड बाय न्यूजीलैंड, US, जर्मनी, इटली, कनाडा, फ्रांस। आप देखिए इन सब देशों में क्या चीज कॉमन है, ये सारे देश हाईली डेवलप्ड कंट्रीज है, एडवांस्ड कंट्रीज है, लेकिन आज इन सब देशों में बहुत बड़ी महंगाई चल रही है, इन सब में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही है, एंड यहाँ पर इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है।
अगर आप देखेंगे लोएस्ट पे, तो आपको दिखेगा लोएस्ट पे 0% के साथ इंडिया है। यानी कि कॉन्फिडेंस देखिए आप ब्लूमबर्ग का, कि जहां पर 10 में से 9 डेंटिस्ट कहते हैं कि कोलगेट रेकमेंड करते हैं, 10 में से 10 नहीं करते। या फिर लाइफ बॉय में 99.99% कीटाणु मरते हैं, पूरे 100% नहीं करते। तो कभी भी अगर कोई चीज बताई जाती है तो उसमें थोड़ा सा मार्जिन ऑफ एरर जरूर रखते हैं, कि हो सकता है कोई डिस्क्रिपेंसी हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम आ सके, कहीं पे शॉर्ट कमिंग आ सके। पर इन केस ऑफ दिस सर्वे इन इंडिया, ऐसा नहीं लिखा है कि 0.1% चांस है रिसेशन आने का, यहाँ 0% चांस है, विच इज अ वेरी बिग स्टेटमेंट टू मेक। दैट इज द काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस दिस कंपनीज हैव इन आवर कंट्री, एंड दैट इज द रीजन व्हाई वी फील दैट आगे आने वाले 20-25 सालों तक आप आराम से इंडियन इकोनॉमी पे, इंडियन इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करके अच्छे रिटर्न्स भी बना सकते हैं, एंड साथ ही साथ आप अपना रिटायरमेंट का प्लानिंग एंड कैश फ्लो प्लानिंग भी कर सकते हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम माय एंड। अगर किसी के कोई भी सवाल हो आज के सेशन को लेके, तो आप बिल्कुल आप चैट बॉक्स पे डाल सकते हैं, डाउनलोड करके पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सो पहला सवाल आया है विकास जी का, what is the best time to invest as we know that the markets are at peak। तो विकास जी, इंडियन इकोनॉमी में हमने ये देखा गया है कि एक बार जब ऑल टाइम हाई टच होता है ना, तो वहां से यूजुअली अगले 1 साल का एवरेज रिटर्न 14% के आसपास रहा है, 2 साल का एवरेज रिटर्न 11% के आसपास रहा है, और 3 साल का एवरेज रिटर्न भी लगभग 11% कंपाउंडेड रहा है। ये कंपाउंडेड बोल रहा हूँ मैं, एनुअल रिटर्न एवरी ईयर का, मैं एब्सोल्यूट रिटर्न की बात नहीं कर रहा हूँ। जो मुझे बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस देता है कि एक बार ऑल टाइम हाई टच हो तो इसका मतलब नहीं कि वहां से ये गिरेगा ही, वहां से ये और आगे जाने की संभावना ज्यादा रहती है। दूसरा, मैं आपको और एक चीज बता दूं कि ऑलमोस्ट अक्टूबर 2021 में जब ये आखिरी बार 61,000 पे सेंसेक्स था, 18,600 पे निफ्टी पहुंच गया था लगभग, उस समय से अभी तक अगर आप देखेंगे तो पिछले 20 महीनों के आसपास आपके 5% से ज्यादा रिटर्न नहीं बने। ऑलमोस्ट 20 महीने हो चुके हैं। इस पूरे पीरियड में जो वैल्यूएशन है वो नीचे गिरे हैं, क्योंकि कंपनी की अर्निंग्स बहुत अच्छी आई है, प्रॉफिटेबिलिटी बहुत अच्छी आई है। तो जब तक कंपनियां अच्छा प्रॉफिट देती रहेंगी, तब तक इनके शेयर प्राइस बढ़ते रहेंगे, और तब तक हमारा इंडेक्स जो है वो आगे जाते जाएगा। तो अगर मैं आज देख रहा हूँ कि आज सेंसेक्स 63,000 पे है, या निफ्टी 18,800 या 19,000 पे पहुंच गई है, और आज के हिसाब से मुझे लगेगा कि 64,000 बहुत महंगा है। पर 5 साल 10 साल के पीरियड में ये एनी विच वे डबल डबल से भी ज्यादा होने वाला है। तो आज इन्वेस्ट करूं तो ज्यादा बेटर है, या और मुझे वेट करना चाहिए? और वेट करने पे ये नीचे ही जाएगा ऐसा जरूरी नहीं है, लंबे समय में ये ऊपर ही जाता है। सो दैट इज द रीजन व्हाई आई वुड से कि इन्वेस्ट करने का कोई बेस्ट टाइमिंग नहीं होता। अगर आपको डर है मार्केट नीचे जा सकता है, तो आप एसटीपी का माध्यम यूज कर सकते हैं, यानी कि आप थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट कर सकते हैं, पूरा पैसा एक साथ डाले बिगर। और दूसरा, आप किसी हाइब्रिड फंड का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें कि पूरा पैसा आपका इक्विटी में ना इन्वेस्ट हो। इन दोनों तरीके से आप आसानी से मार्केट को नेविगेट कर पाओगे, बिना कोई वेट किए। क्योंकि वेट करेंगे तो प्रॉब्लम यही होगा कि हम काफी सारे अपॉर्चुनिटीज को मार्केट में मिस करेंगे। एक और सवाल आया है सुजीत जी का, कुड यू प्लीज नेम टॉप 3 बेस्ट एसडब्ल्यूपी फंड। तो सुजीत जी, बेस्ट फंड जो है ना वो हर एक के हिसाब से अलग होंगे। जैसे कि मैं अगर खुद के बारे में बात करूं तो मेरे लिए बेस्ट फंड सारे प्योर इक्विटी एग्रेसिव फंड्स होंगे, क्योंकि मैं उतनी रिस्क लेने की क्षमता रखता हूं।
हो सकता है आपके हिसाब से वो बेस्ट ना हो। आपके रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, आप कितने साल तक इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कितना अमाउंट हर महीने आप निकालना चाहते हैं, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आपके लिए बेस्ट एसडब्ल्यूपी फंड्स होंगे। जनरल आइडिया मैंने आपको आज दिया एक मल्टी एसेट फंड के साथ। इसी तरीके के बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स भी होते हैं जो अच्छी एसडब्ल्यूपी में काम कर सकते हैं। कई कई लोगों को इक्विटी का रिस्क बिल्कुल नहीं चाहिए रहता, तो वो पूरा का पूरा पैसा डेट फंड्स में डाल के वहां से भी एसडब्ल्यूपी ले लेते हैं। तो इसीलिए मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर हो सके तो पहले आप एनालिसिस कर लीजिए आपके रिस्क टेकिंग कैपेसिटी का, आप कितने साल इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कितना रिस्क लेना चाहते हैं। सौरभ जी से बात कर लीजिए विस्तार में, एंड उसके बाद आप डिसाइड कीजिए कि आपको कहाँ पर एसडब्ल्यूपी करना सबसे बेहतरीन रहेगा। और अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो अनम्यूट करके भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हेलो। हाँ जी। हाँ सर, मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे अगर मेरे को अभी एचडब्ल्यूपी से मतलब अमाउंट नहीं चाहिए मंथली, और बाद में अगर 1 साल बाद या 2 साल बाद में कंटिन्यू उसको एचडब्ल्यूपी से पर मंथ इनकम ले सकता हूँ। जैसे अभी मैंने 10 लाख इन्वेस्ट किया और उसी को लगे रहने देता हूँ, और बाद में नेक्स्ट ईयर या उसके नेक्स्ट ईयर में अगर मंथली इनकम लेना चाहता हूँ तो वो भी ऑप्शन है क्या? बिल्कुल सर, आप एसडब्ल्यूपी फ्यूचर का भी रजिस्टर करके रख सकते हैं। जैसे कि काफी लोग होते हैं, आज मान लीजिए एज है 40-45 एंड आज मेरे पास अच्छा खासा अमाउंट जमा हो गया है, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, एंड मैं इमीडिएटली कैश फ्लो नहीं चाहता। मेरे पास और कुछ समय है जहां पर मैं काम करना चाहता हूँ, मे बी 10-15 ईयर्स। लेकिन 10-15 ईयर्स के बाद आई वॉन्ट मंथली इनकम या मंथली कैश फ्लो। तो आप आज ही इन्वेस्ट करके वेट कर सकते हैं, एंड जब भी आपको लगे आप उस टाइम पे शुरू कर सकते हैं। जो महीने से आपको चाहिए आप उससे 1 महीने पहले रजिस्टर भी कर सकते हैं। आज ही से आप अगर 15 साल बाद का रजिस्टर करना चाहते हैं वो भी आपके पास ऑप्शन है। तो सारी चीजें अवेलेबल है, सारी चीजें ओपन है। तो उसमें सर कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट तो नहीं लगता या कुछ? कोई चार्जेस नहीं, अगर आपको चार्जेस की कोई चिंता है तो सारे चार्जेस सेम ही रहते हैं, कोई इसमें एक्स्ट्रा अमाउंट बिल्कुल भी नहीं लगेगा। इनफैक्ट अगर 1 साल बाद रहेगा तो एक आपको फायदा ये हो सकता है कि आपका 1 साल बाद टैक्स का जो रेट है वो गिर जाता है। जैसे पहले साल 15% का टैक्स रेट है इक्विटी में, तो दूसरे साल से आपको सिर्फ 10% का 10%। टैक्स रेट रहता है। यस, एंड उसमें भी 1 लाख रुपए तक की गेन्स पे छूट भी है, तो उसका भी आपको फायदा मिल जाता है। ओके, वन मोर और क्वेश्चन सर। एक्चुअली जो सर बोलते हैं, जैसे कोई भी आप एचडब्ल्यूपी लेते हो एनी कंपनी की, कोई भी कंपनी की, तो उसमें एक जो इनका मिनिमम अमाउंट रहता है ना जो वो लेते हैं, तो उसमें ये अलग अलग रहता है, सबका फिक्स रहता है सर? जैसे 10 लाख पे इतना रुपए उनको कुछ प्रोसेसिंग फी टाइप कुछ रहता है वो? सर यूजुअली क्या होता है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट के बाद आपके एक दो चार्जेस रहते हैं। जैसे स्टैम्प ड्यूटी एक रहता है जो फिक्स है हर कंपनी का, उसमें कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, वो हर जगह पे फिक्स है। एंड उसके अलावा कोई और एडिशनल बहुत ज्यादा चार्जेस नहीं है इसमें। इन्वेस्टमेंट के कोई चार्जेस नहीं है, आपका एक एक्सपेंस रेशियो रहेगा जो आपको पहले ही मालूम पड़ जाएगा कि कितना एक्सपेंस रेशियो है, जो चेंज होता रहता है। एंड ये भी सेबी ने जो है कैप करके रखा है कि कोई भी 2.5% से ज्यादा एक्सपेंस नहीं चार्ज कर सकता इक्विटी स्कीम के अंदर। तो इससे कम ही रहेगा जितना भी रहेगा। तो आपको मतलब अगर ये सारी चीजें देखते हुए अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको जो भी मैंने अभी रिटर्न्स भी बताए, एग्जांपल्स भी दिए, ये सारे पोस्ट एक्सपेंसेस थे। तो आपको ये चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मुझे इतना पैसा आ रहा है उसमें से फिर एक्सपेंस का इतना कट होगा, क्योंकि सारी चीजें जो है आपको पोस्ट एक्सपेंस ही मिलती है। ओके, थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम। एक और सर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया है चैट बॉक्स पे सुनील कुमार जी का, कि इफ द कैपिटल गेन्स इन एनी गिवन ईयर इज 2 lakhs, देन द टैक्स विल बी ऑन फुल 2 lakhs और इट विल बी फॉर 2 - 1 दैट इज 1 lakh। तो सुनील जी, हर साल आपको 1 लाख रुपए तक की कैपिटल गेन्स पे छूट मिलती है। तो अगर किसी साल, इफ एनी ईयर यू गेट 2 लाख रुपीज कैपिटल गेन्स, ठीक है, 2 लाख रुपीज टोटल अमाउंट नहीं, 2 लाख रुपीज गेन्स का अमाउंट है, तो 2 लाख में से 1 लाख रुपए तक की आपको छूट है। सो दैट इज हाउ
you will get taxed only on 1 लाख रुपीस, जिसपे आपको 10% का टैक्स लगेगा। एक और चीज मैं आपको बता दूं, आपका टैक्स प्रिंसिपल पे नहीं लगता, तो आप कितना भी प्रिंसिपल जो आप डाल रहे हैं उस पे आपको टैक्स नहीं लगेगा, सिर्फ और सिर्फ जो उस पे गेन आ रहा है ओनली दैट अमाउंट इज टैक्स्ड। और वो भी जो आप रिडीम करेंगे, मान लीजिए आपने रिडीम नहीं किया, आपने अपने फंड में ही रहने दिया है पैसा, आपने निकाला नहीं है, इवन इफ देयर इज अ प्रॉफिट, तो आपको टैक्स नहीं लगेगा। टैक्स सिर्फ और सिर्फ रियलाइजेशन पे लगता है। दैट मीन्स ओनली इफ यू रिडीम द अमाउंट, ओनली देन यू हैव टू पे टैक्स, and there is no TDS system also here. So आपको as a resident individual, इंडिया के आप रेसिडेंट है तो आपको इसमें TDS नहीं लगेगा। So, और दो सवाल आए हैं। एक एस ने सवाल पूछा है, हाउ मच ब्रोकरेज चार्जेस बाय एनी ब्रोकर। सो देखिए, ब्रोकरेज चार्जेस जो है ये भी वैरी करता है, इट इज नॉट फिक्स्ड कि हर एक को सेम ब्रोकरेज रहती है। प्लस ये फंड के हिसाब से भी डिपेंड करता है, किसी फंड में ब्रोकरेज ज्यादा हो सकती है, किसी फंड में ब्रोकरेज कम भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन वो फंड का साइज कितना बड़ा है या फंड का साइज कितना छोटा है या कितना ज्यादा एग्रेसिव है। तो आपका ये जो ब्रोकरेज है ये बहुत वैरी करेगा अलग अलग, एंड ये फंड के हिसाब से भी डिफरेंट रहता है। तो ब्रोकरेज कैन बी 5 पैसा, 10 पैसा, इट कैन बी 1%, 1.1%, 1.2% ऑल्सो। सो इस बीच में ये डिफर कर सकता है। अगर आपको लगता है कि आपको किसी ब्रोकर की सर्विसेज लेना जरूरी है, आपको पूरा नॉलेज नहीं है, इंफॉर्मेशन चाहिए, या आपको किसी की सहायता लगेगी, एक्सपर्ट की जरूरत है, तो आप डेफिनेटली हिचकिचाइए नहीं ब्रोकरेज पे करने से। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको सारी इंफॉर्मेशन खुद ही है, सब कुछ आपको पता है, एंड आपको बस जाके इन्वेस्ट करना है, तो आपको फिर ब्रोकरेज पे करने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही जाके ये सारी चीजें कर सकते हैं। सेबी ने दोनों चीजें अलाउ की है, दोनों चीजें ओपन रखी है। तो काफी बार मैंने देखा है लोग ब्रोकरेज बचाने के चक्कर में खुद का काफी नुकसान कर देते, गलत डिसीजंस लेके या फिर लालच में आके। जैसे कि मैंने 2021 का समय का एग्जांपल देता हूँ कि 2021 में ना टेक्नोलॉजी फंड्स में जबरदस्त रिटर्न्स बन रहे थे, एंड काफी लोग जो डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हैं बिना किसी की सहायता के, उन्होंने बिना ज्यादा जान पहचान कुछ रिसर्च किए डायरेक्टली इस फंड में इन्वेस्ट किया, एंड 2021 के बाद टेक्नोलॉजी फंड में भारी गिरावट आई, लगभग 30% की गिरावट आई ऑन एन एवरेज। एंड काफी लोगों ने गलत टाइम पे इन्वेस्ट किया और उसके बाद में उनका प्रिंसिपल लंबे समय तक नेगेटिव रहा, आज भी काफी लोगों का नेगेटिव है। तो इसीलिए मैं ये रिपीटेडली दोहराता हूँ कि वो ब्रोकरेज बचाने के चक्कर में आप अपना बड़ा नुकसान ना करें। अगर आपको पूरी तरह से नॉलेज नहीं है तो डोंट हेजिटेट, एंड यू आर पेइंग फॉर अ गुड सर्विस। जैसे कि हम किसी डॉक्टर को या इंजीनियर या आर्किटेक्ट को फीस देते हैं, पैसे देते हैं उनके एडवाइस के लिए, हेल्प के लिए, तो उसी तरीके से आप इसे कंसीडर कीजिए। सुनील कुमार शर्मा जी का एक और सवाल है कि व्हाट प्रॉफिट डज म्यूचुअल फंड कंपनी कीप्स फॉर इटसेल्फ। सो सर, ऑन एन एवरेज जो एक्सपेंस रेशियो है उसके अंदर ही हमारा प्रॉफिट भी रहता है। अगर मैं टोटल AUM का एक आपको एवरेज बताऊं तो लगभग 20 पैसा जो है म्यूचुअल फंड कंपनी का प्रॉफिट बनेगा। लेकिन ये वैरी करता है अगेन, किसी जगह पे 10 पैसा होगा, कहीं पे 15 पैसा, कहीं 20, कहीं पे हो सकता है 22-24 पैसा भी हो। तो approximately this is the range of after deducting all the expenses, fund management fees, everything, ये लगभग जो है म्यूचुअल फंड कंपनीज का प्रॉफिट बनता है। अनुज वर्मा जी का एक सवाल है, if I am taking 15,000 per month, then how my capital gains will be calculated? Okay, so अगर 20 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, 15,000 रुपए हर महीने दे रहे हैं, तो हर 15,000 रुपए में जो भी आपका गेन का अमाउंट है वो उस पे आपको टैक्स लगेगा, एंड जो भी आपका प्रिंसिपल से आ रहा है उस पे आपको टैक्स नहीं लगेगा। तो अनुज जी, इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा दैट प्लीज गेट इन टच विथ एनीवन फ्रॉम ICICI टीम और सौरभ जी, एंड टेक एन इलस्ट्रेशन। एक इलस्ट्रेशन आप ले लीजिए कि 20 लाख इन्वेस्ट किया हो और अगर हर महीने 15,000 रुपए निकाल रहे हो,
एंड अज्यूम अ रिटर्न, एक रिटर्न अज्यूम कीजिए कि गोइंग फॉरवर्ड आपने जो फंड में इन्वेस्ट किया है वहां पर मान लीजिए 10% से रिटर्न बन रहे, तो आपका कितना टैक्स बन सकता है, ये हमारे पास कैलकुलेटिंग सॉफ्टवेयर है, वो देख के आपको सीधे सीधे सामने सामने समझ में आ जाएगा। बट मैं आपको इतना जरूर कह सकता हूँ कि 15,000 रुपये अगर मैं महीना लेता हूँ तो साल का 1 लाख रुपए का गेन पहुंचना बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल है इनिशियल 5-10 ईयर्स के लिए। तो हो सकता है कि शुरू के 5 से 10 साल तक आपको टैक्स भरना ही ना पड़े, क्योंकि इतना टैक्स के अमाउंट तक आएगा ही नहीं। लेकिन आप इलस्ट्रेशन जरूर देख लीजिए टू कंफर्म दिस थिंग। और भी अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, अदरवाइज विल क्लोज द वेबिनार। आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आ रहे हैं अभी तक। काफी लोगों ने ध्यान से सुना है सेशन, इसका मतलब वेरी हैप्पी टू सी दैट। एंड सौरभ जी, आई आई होप कि बहुत सारे लोग जिनके सवाल यहाँ पर कवर नहीं हुए आप आगे उनको हाँ जी, असिस्ट हाँ कर जी। देंगे, हेल्प कर देंगे। ठीक है, एक और सवाल यह आया है, इज इट ओके टू इन्वेस्ट 50 lakhs एट अ टाइम एंड नॉट विदड्रॉ, नॉट रिक्वायर्ड फॉर 1 ईयर? यस सर, इट इज डेफिनेटली एडवाइज। अगर आपको जरूरत नहीं है आप मत विड्रॉ कीजिए, आप उसे कंटिन्यूअसली इन्वेस्टेड रहने दीजिए 1 साल या उससे ज्यादा के लिए भी। अगर 50 लाख आप कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, बस आप जरूर देख लीजिए कि वो फंड में कितना ज्यादा रिस्क हो सकता है अगर आप पूरे पैसे एक साथ डाल रहे हो तो। अगर आप प्योर इक्विटी फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जहां पर वॉलेटिलिटी बहुत हाई रहती है, उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा होता है, तो आप उसे स्टैगर्ड मैनर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप उसे एसटीपी के मोड से इन्वेस्ट कर सकते हैं। पूरा पैसा एक सेफ फंड में, एक डेट फंड में, लो रिस्क फंड में डाल के वहां से आप थोड़ा थोड़ा करके इक्विटी के तरफ मूव कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पूरा पैसा जो 50 लाख रुपए है वो किसी हाइब्रिड फंड या फिर आप किसी डेट फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पूरा एक साथ डाल सकते हैं इसमें। इसमें कोई बहुत ज्यादा चैलेंजिंग थिंग नहीं होगी। यू कैन इन्वेस्ट एंड यू कैन वेट। सेक्टोरल फंड्स, ये सब जगहों पे इन्वेस्ट करने से पहले कम से कम 5 बार सोचिए, पूछिए, जांचिए, उसके बाद ही यहाँ पर इन्वेस्ट करिए। यहाँ रिस्क सबसे ज्यादा होता है। लालच में आके इन्वेस्टमेंट बिल्कुल मत करिए। एक और सवाल है विशाल जी का, व्हाट आर द बेस्ट एवरेज सेक्टर्स राइट नाउ फॉर इन्वेस्ट इन एसडब्ल्यूपी फंड्स? एवरेज सेक्टर्स का मतलब अगर आप इक्विटी सेक्टर्स के बारे में पूछ रहे तो विशाल जी, वी डू नॉट रिकमेंड सेक्टोरल फंड्स फॉर एसडब्ल्यूपी। वी डू नॉट एट ऑल रिकमेंड। The reason being, sectors are very cyclical in nature, and because of this cyclicality, there are times when there are big falls within a year or within few months, which can lead to erosion of capital in a rapid way. So, although sectors have the highest potential of returns, but they also have the highest downside, and that is the reason why we do not recommend, because you are taking out money on a monthly basis. So, it becomes very difficult. सो सेक्टर्स पे अगर आप ना जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा, ये मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है। एंड दैट इज द रीजन व्हाई आई कैन नॉट टेल यू एनी पर्टिकुलर और फेवरेबल सेक्टर फॉर एसडब्ल्यूपी पर्पस। इन्वेस्टमेंट करना है, एसआईपी करनी है, डेफिनेटली आप गो अहेड एंड कीजिए, बट एसडब्ल्यूपी के लिए बिल्कुल नहीं। सर वन क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड। यस सर इफ मल्टी एसेट फंड में मैं अगर 20 लाख 25 लाख डालता हूँ तो जी, इतना इसका चांस कितना है सर कि अमाउंट कम हो जाएगा, मतलब ओवर द पीरियड ऑफ कितना परसेंटेज ऑफ रिस्क है इसमें? बिल्कुल सर सर। तो मल्टी मेन एसेट के मेन मैटर अंदर, इसका ही है सर। ओके सर, मल्टी एसेट के अंदर जो इक्विटी पोर्शन है समवेयर अराउंड से मैं 55, 60, 65, 70% अगर इक्विटी में इन्वेस्ट करता हूँ इन द मल्टी एसेट फंड, इस फंड के अंदर जो इक्विटी पोर्शन है इसमें उतार चढ़ाव हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन इंडियन मार्केट का सिनेरियो क्या है। हर साल बड़े से बड़ा रिटर्न देने वाला इक्विटी का जो साल होता है, जैसे मान लीजिए 2020 या 2021 का भी मैं अगर साल ले लूं, जहां पर 20%, 30% के रिटर्न्स बने एक एक साल में, इन साल के अंदर भी ऐसे कुछ पीरियड आते हैं जहां पर 10 से 15%, 20% का करेक्शन होता ही होता है। इनफैक्ट पिछले 40 सालों में सिर्फ ऐसे 3 ही साल रहे जहां पर 10% से ज्यादा का करेक्शन नहीं आया विद इन द ईयर।
तो विद इन द ईयर बहुत बार ऐसा होगा जहां पर ये उतार चढ़ाव करता रहेगा। ये इसका मार्केट का एक कैरेक्टरिस्टिक है। ये उतार चढ़ाव इसलिए होता है बिकॉज यहाँ पर शेयर्स खरीदे जाते हैं और बेचे जाते हैं अलग अलग भाव पे, तो इसलिए ये ऊपर नीचे तो होना ही है। तो अगर मैं एकदम शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से देखूं तो आपको बहुत बार दिखेगा कि आपका शायद प्रिंसिपल से नीचे ट्रेड हो रहा हो, लेकिन जैसे जैसे आप इसका टाइम पीरियड बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आपको दिखेगा कि आपका प्रिंसिपल के नीचे जाना बंद हो गया है। अगर आप मेरे को एक रियलिस्टिक व्यू मांगेगी कि कितने साल तक मैं इन्वेस्टेड रहूं जिससे कि मेरा इक्विटी का रिस्क बहुत कम हो जाएगा, जिससे कि मेरा प्रिंसिपल में नुकसान आने का रिस्क बहुत कम हो जाएगा, तो मैं आपसे कहूंगा रियलिस्टिकली अगर आप 5 इयर्स से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट रखते तो इक्विटी के अंदर, भले वो मल्टी एसेट हो या अदर कोई अन्य इक्विटी फंड हो, आपका इक्विटी का रिस्क या प्रिंसिपल लॉस का रिस्क 98-99% तक कम हो जाएगा। तो आपको ये उतार चढ़ाव फिर प्रिंसिपल पे इतना नहीं दिखेगा। दूसरा चीज, गोल्ड। गोल्ड इज अनदर एसेट क्लास जिसका आपने देखा होगा प्राइस जो है वो स्थिर नहीं रहता, ये बहुत ही उतार चढ़ाव करता रहता है। 2018 में ये 32-33 हजार के आसपास था और 2020 जुलाई में ये 56,000 पहुंच गया। 2021 फरवरी में ये 44,000 पे आ गया, 44,000 पे। 56 से 44,000 का फॉल। फिर 44,000 से ये अभी कुछ 1-2 महीने पहले ये 62-63 हजार पे टच किया है और फिर से अभी 58 या 59,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो ये भी काफी उतार चढ़ाव करता है जिसके वजह से प्रिंसिपल पे इम्पैक्ट आता रहता है। तो ओवरऑल शुरू शुरू में आपको दिख सकता है, पर जैसे ही आप लंबे समय का इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करते रहेंगे आपको ये दिखना बंद हो जाएगा। इज इट कंपल्सरी कि फर्स्ट ईयर पे नुकसान ही होना है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि जिस दिन से आपने इन्वेस्ट किया उस दिन से आपको कभी प्रिंसिपल के नीचे देखने ना मिले, ऐसा भी हो सकता है। पर मैं आपसे जरूर ये कहूंगा कि बी प्रिपेयर्ड, जिससे कि आगे जाके आपको झटके ना लगे कि अरे ये तो कुछ अलग ही हो गया। सो वी डोंट वांट टू गिव फॉल्स एक्सपेक्टेशंस दैट दिस इज द सेफेस्ट थिंग, यहाँ पर कुछ नहीं होगा। बिकॉज क्या होता है ना कि जब मैं एकदम सेफ्टी के पीछे जाता हूँ तो मैं खुद का ही नुकसान कर बैठता हूँ, क्योंकि मेरा जो सेफ्टी वाला इन्वेस्टमेंट है वो इन्फ्लेशन भी बीट नहीं करता, जिससे कि अल्टीमेटली मेरा ही नुकसान हो रहा है। पर यह है कि वो नुकसान धीरे धीरे करके लंबे समय में हो रहा है तो मुझे उसके बारे में पता नहीं चल रहा। तो इससे अच्छा ये है कि सामने सामने अगर थोड़ा नुकसान हो जाए, स्टार्टिंग में दिख रहे हो, तो वो झेलना ज्यादा बेटर होता है। थैंक यू। मोस्ट वेलकम सर। और भी अगर क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। Okay, there is a question from Mr. R. Raman who is asking, I want to know that if we want withdrawal my money in between from the plan. So अगर आपको प्लान के बीच में पूरा पैसा निकालना है, मान लीजिए आपने SWP लिया, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, आप विड्रॉ कर रहे हैं हर महीने महीने, एंड फिर किसी दिन आपको जरूरत पड़ी जिससे कि आपको पूरा पैसा निकालना पड़ रहा है, तो आप निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देयर इज नो लॉक इन। आप बिल्कुल आपका पैसा है, आपकी मर्जी है, आपको जैसा आपको इसको मैनेज करना आप कर सकते हैं। इफ यू वांट टू रिमूव द एंटायर अमाउंट, एंटायर निकाल लीजिए। इफ आपको इसमें से एक छोटा हिस्सा निकालना है कि मुझे पूरा पैसा नहीं चाहिए, मुझे एक छोटा हिस्सा ही चाहिए, तो आप छोटा हिस्सा निकाल लीजिए, आपकी मर्जी है। यू कैन डू दैट, इट इज पॉसिबल। Okay, there is another question, which is the most tax efficient fixed instrument like bonds, etc. So this is a question from Regin, and tax efficient fixed income instrument में there are certain tax saver instruments जिससे कि आपको सेक्शन 80C के अंडर आपको बेनिफिट मिलते हैं 1.5 लाख रुपए तक के। अगर आप ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट जानना चाहते हैं जिसके अंदर आप पूरा समय अगर इन्वेस्टेड रहे और उसके बाद आप जब निकाले तो आपको जरा भी टैक्स ना लगे, तो उसमें देयर इज अ थिंग कॉल्ड एज पब्लिक प्रोविडेंट फंड। दिस इंस्ट्रूमेंट हैज अ 15 ईयर लॉक इन पीरियड। 15 साल अगर आप लॉक रहते हैं तो 15 साल के बाद आपके जो पैसे आएंगे वो उस पर आपको टैक्स नहीं लगेगा। देयर इज एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एज सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड, SGB भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म। सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड में 8 साल का लॉक इन होता है। अगर आप 8 साल तक इन्वेस्टेड रहते और फिर उसके बाद आप पैसे निकालते तो यहाँ पर भी आपको टैक्स नहीं लगेगा ऑन योर गेन्स।
तो ये एक दो ऑप्शन ऐसे है जहां पर लंबे समय का लॉक इन है, पर उसके बाद आपको यू वोंट गेट टैक्स्ड ऑन योर गेन्स। हाउएवर गेन्स बहुत ज्यादा हाई नहीं रहेंगे बिकॉज पीपीएफ का रेट इज 7.1% एंड द लॉक इन पीरियड इज एक्सट्रीमली लॉन्ग एंड पेनफुल। 15 साल अगर मुझे मेरे पैसे लॉक करने पड़ रहे, 15 साल किसने देखे, किस कब जरूरत पड़ जाए। अगर मैं अपना बड़ा अमाउंट इसमें लॉक कर दूं, आई थिंक पर्सनली आई वुड लाइक टू हैव मोर लिक्विडिटी इन हैंड, एंड वो भी 7% के लिए 15 साल लॉक करना मुझे सेंसिबल नहीं लगता। अगर 15 साल रखना ही है तो आई वुड गिव बेटर चांस टू इक्विटी, जहां पर माई रिटर्न का प्रोबेबिलिटी पोटेंशियल इज मच मच हायर। टैक्स देने के बाद भी मैं बहुत ज्यादा अच्छे रिटर्न्स बना पाऊंगा कंपेयर टू दिस ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स इज माय बिलीफ, एंड दैट इज द रीजन व्हाई आई वोंट रेकमेंड। However, sovereign gold bonds are very interesting investment options because 8 साल का लॉक इन है, एवरी ईयर आपको 2.5% का इंटरेस्ट पे मिलता है, एंड 8 साल के बाद आपको इसके गेन्स पे टैक्स पे नहीं पे करना। तो मैं अपने टोटल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में से एक छोटा हिस्सा सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में डालना पसंद करूंगा जरूर। सो दिस इज वन वेरी गुड ऑप्शन, डाइवर्सिफिकेशन में भी आपको हेल्प कर सकता है। एंड सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में आफ्टर 5 ईयर यू गेट एन ऑप्शन, जहां पर आप को निकलना है तो आप निकल सकते हैं, एक विंडो ओपन होता है। बट टैक्स फ्री चाहिए तो 8 साल रुकना पड़ेगा। अगर बीच में जरूरत पड़े तो 5 साल के बाद एक विंडो ओपन होता है, यू कैन रिमूव एट दैट टाइम, दैट्स द ओनली थिंग। बट क्या मैं पूरा पैसा लॉक करूंगा? बिल्कुल नहीं, मैं एक सर्टेन परसेंटेज डालूंगा, नॉट मोर देन दैट। सर यस सर। सर इक्विलिट ELSS में 3 इयर्स लॉकिंग के बाद SWP करें तो क्या टैक्स बेनिफिशियल होगा? वो साइकिल 3 साल का कंप्लीट होके सर इसमें ना आपका इक्विटी टैक्सेशन ही लगता है, जैसे कि मैंने अभी मल्टी एसेट का एग्जांपल दिया या बाकी अन्य इक्विटी फंड में जैसा टैक्स होता है ना, ELSS में भी सेम टैक्सेशन है। पहले साल 15%, तो आपका तो 3 साल लॉक इन हो गया तो छोड़ो 15% हम हटा देते। 1 साल के बाद से उस पर 10% का टैक्स लगता है। तो 3 साल के बाद जब आप निकालना शुरू करेंगे तो आपको आपके रिडेम्पशन अमाउंट पे 10% का टैक्स लगेगा। एट द सेम टाइम हर साल आपको 1 लाख रुपए तक की छूट है, तो दैट इज योर बेनिफिट। इसके अलावा ATC का बेनिफिट कुछ नहीं मिलेगा सर? ATC जब आप इन्वेस्ट करते हैं ना तब आपको मिल जाता है। वही सर, इसलिए पूछ रहा हूं। एक्चुअली आई विल बी ज्वाइनिंग अभी नेक्स्ट मंथ से ही। सो आपको ATC का बेनिफिट मिलेगा एवरी ईयर। आप 1.5 लाख रुपए तक का पूरा बेनिफिट यूज कर सकते हैं बाय इन्वेस्टिंग ईयर। लेकिन रिडेम्पशन के टाइम पे आपको टैक्स लगता है, जो 10% लगना है वो तो लगेगा आपके गेन पे। ठीक है। Hello, sir. Chandresh here. Yes, hi Chandresh. Hello, sir. Thank you for the nice meeting, sir. And my question is कि आपने बताया सर अभी सोवरेन जो गोल्ड बॉन्ड है वो हमें इन्वेस्ट करना चाहिए सम पार्ट ऑफ आर जो हमारा असेट है। तो इसमें इन्वेस्टमेंट प्लस जो मल्टीपल असेट्स वाला जो है आपके पास में, उसमें भी गोल्ड का ऑप्शन रहता है या उसमें मल्टीपल असेट्स में गोल्ड है या नहीं है सर? Yeah, we have to take the specifically other souvenir gold bond, as you told us. Okay, so sir, sovereign gold bond एक अलग ही इंस्ट्रूमेंट है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करता है, हाईली सेफ एंड मैंने आपको जैसे बताया टैक्स बेनिफिट के पर्पज से भी यूज हो सकता है। हर साल इसमें 2.5% का फिक्स इंटरेस्ट पे मिलता रहता है। सो दिस इज अ सेपरेट इंस्ट्रूमेंट। अगर किसी को इंटरेस्ट है तो वो एक छोटा अमाउंट उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो मल्टी एसेट फंड के बारे में मैं आपको हाईलाइट कर रहा था, ये फंड के अंदर फंड मैनेजर जो है गोल्ड बाय करता है, रियल एस्टेट बाय करता है, बॉन्ड्स बाय करता है एंड इक्विटी बाय करता है, एंड इसे मैनेज करता है कि कितना इक्विटी डालना है, कितना डेट डालना है, कितना गोल्ड में इन्वेस्ट करना है, कब बेचना है, कब खरीदना है, ये सारी चीजें मैनेज करता रहता है। तो इसके अंदर गोल्ड का आपको एलोकेशन डेफिनेटली मिलेगा, लेकिन उसके अलावा अगर आपको अलग से और इन्वेस्ट करना हो टैक्स के हिसाब से,
या आपको ऐसा लगता है कि मुझे सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में 8 साल लॉक इन में भी बच्चों के ऑब्जेक्टिव के हिसाब से अगर आपको थोड़े अमाउंट डालने हैं, जैसे आपको पता है इंडियन शादियों में तो गोल्ड लगता ही है, तो काफी लोग जो है अपने बच्चों के लिए पहले से ही जमा करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो अभी रिक्वायर्ड नहीं रहेगा, जब बच्चे बड़े होंगे शादी की उम्र पे जाएंगे तब लगेगा गोल्ड बनाने के लिए। तो वो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड वगैरह ऐसे लंबे टाइप के इंस्ट्रूमेंट उस समय काम आ सकते हैं। एनी स्पेसिफिक परसेंटेज जो हमें उसको लेना चाहिए? एनी स्पेसिफिक क्या सर? स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ परसेंटेज जो हमें उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, इफ वी आर हैविंग Percentage. 100% ऑफ। यस सर। ओके, सो व्हेन वी टॉक अबाउट परसेंटेज, तो क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट लिक्विड नहीं है बहुत ज्यादा, यहाँ पर लॉक इन है लंबे समय का, तो दैट इज द रीजन मैं बहुत हाई परसेंटेज यहाँ पर इन्वेस्ट करने का सजेशन नहीं दूंगा। बट अराउंड हर बार जब भी ये लॉन्च होता है ना, तो कम से कम इसमें 1 ग्राम सोना आपको बाय करना रहता है। अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो कम से कम 1 ग्राम सोने का रेट, जो थोड़ा सा डिस्काउंट पे मिलता है हमें, ये उसकी खासियत है। तो आप का जो ऑब्जेक्टिव है, मान लीजिए आपको से 100 ग्राम सोना जमा करना है इन द नेक्स्ट 10 years या 15 years फॉर योर चिल्ड्रंस मैरिज और एनी सच काइंड ऑफ ऑब्जेक्टिव, तो उस हिसाब से आप उतने ग्राम खरीदते जाइए जितना आपके पास पैसे बचते जाते हैं। तो आप अपना ऑब्जेक्टिव खुद सेट कीजिए। मैं इसमें कोई बहुत ज्यादा मैं ये कमेंट नहीं कर सकता कि आपको 1 किलो सोना लेना चाहिए या 5 किलो लेना चाहिए। सबकी अपनी सेंटिमेंट्स है, जैसा आपको देना हो उस हिसाब से आप जमा कर सकते हैं। एंड फाइनली जब ये मैच्योर होगा तो आप एक्चुअल फिजिकल गोल्ड अगर आप खरीदना चाहे गिफ्ट देने के लिए, तो आप ये काम कर सकते हैं। अगर आगे की जनरेशन हमारी ऐसी है जिसे गोल्ड बिल्कुल पसंद नहीं है और गोल्ड ज्वेलरी नहीं चाहिए या ऐसा कुछ है, तो ये जो भी पैसा आपका आएगा इसको आप फिर इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं या कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। Sir, am I audible? Yes, you are. Sir, myself Sunil Kumar Sharma once again. Hi, Sunil ji. Sir, just I wanted to know that this SWP plan, Freedom Plan, what you discussed pertaining Yes. to ICICI, Yes. is it offered by other companies also, or is it sole means only ICICI's cup of tea? Okay, so SWP is a is a feature which is offered by almost all the asset management companies जो भी म्यूचुअल फंड मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, everyone offers SWP. बट फ्रीडम SWP जो मैंने आपको हाईलाइट किया, जहां आपको सालाना टॉपअप भी मिल रहा है, मतलब आपको अमाउंट तो मिल ही रहा है प्लस इट इज इंक्रीजिंग एवरी ईयर, this is launched by only ICICI Prudential Asset Management Company. So you won't find Freedom SWP as a feature everywhere, but SWP, plain simple SWP आपको हर जगह पे मिल जाएगी। So there are a few more questions in the chat box. I will take them one by one. विशाल जी का सवाल है, प्लीज टेल अस वंस अगेन सेफेस्ट परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड, इक्विटी एंड डेट फंड फॉर लॉन्गर पीरियड। सो विशाल जी, अगेन आई विल टेल यू दैट देयर इज नो फिक्स्ड परसेंटेज. It will vary as per you, as per your risk taking capacity, as per your objectives, horizon, everything. I will give you a general figure just for you can say a reference point of view say. So in case of gold, approximately 5 to 10%, which will help you in अगर आप फिजिकल गोल्ड ऐसा कुछ भी बाय कर रहे हैं तो आपको लिक्विडिटी में काम आ सकता है। कभी कभार ऐसा होता है पैसों की अर्जेंट जरूरत रहती है और गोल्ड से जल्दी पैसे मिल जाते हैं, गिरवी रख सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, तो गोल्ड इज शुड बी देयर 5 to 10%। इक्विटी का पोर्शन थोड़ा सा बड़ा रखेंगे, कम एज में तो ज्यादा अच्छा है, बिकॉज ये वेल्थ क्रिएशन में हेल्प करेगा। इट विल हेल्प अस टू बीट द इन्फ्लेशन इन अ लॉन्गर पीरियड एंड इट विल हेल्प अस टू कलेक्ट गुड अमाउंट ऑफ कॉर्पस फॉर आवर रिटायरमेंट। तो गोल्ड का पोर्शन कैन बी 50-60% और मोर डिपेंडिंग अपॉन योर रिस्क टेकिंग कैपेसिटी। एंड डेट इन्वेस्टमेंट्स जो बॉन्ड्स या एफडीज में रहेंगे वो अगेन आप लिमिटेड रखिए फॉर स्टेबिलिटी पर्पस। कभी कभार ऐसा होता है कि इक्विटी में एक बड़ी गिरावट आ सकती है,
जैसे कि 2020 में ऐसा हुआ था कि 1-2 महीनों तक इक्विटी में 15-20-25% से भी ज्यादा भारी गिरावट आई थी। ऐसे पीरियड में ये जो डेट इंस्ट्रूमेंट्स है ये आपको हेल्प कर सकते हैं आपका इन्वेस्टमेंट एवरेज करने के लिए। सो अगर मैंने कोई चीज 100 रुपए की ली थी जिसकी वैल्यू 70 रुपए हो गई है, आपके पास अगर 10-20 रुपए अलग से पड़े हैं तो वो 10-20 रुपए आप इन्वेस्ट करके आप अपना जो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो 100 रुपए से कम करके मे बी 85 रुपए या 90 रुपए थोड़ा सा कम कर सकते हैं, जिससे कि क्या है जब रिकवरी आएगी तो आपके पैसे जल्दी रिकवर हो जाएंगे। तो आपको डेट काम आ सकता है उस तरीके से, या फिर इमरजेंसी के टाइम पे डेफिनेटली आप सबसे पहला पैसा डेट से निकाल सकते हैं। तो दोनों चीजें आपको काम हो सकती है। सो देयर इज नो फिक्स्ड परसेंटेज, आप थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कीजिए विद समवन हु नोज अबाउट दीज थिंग्स एंड अपने हिसाब से आप एक परसेंटेज फाइनलाइज कीजिए। सर ये मिस्टर नौटियाल जी एक का बार भी एक सवाल है। यस सर, आप कुछ पूछ रहे थे? सर एक बार फिर से रिपीट कर सकते हैं, ये डेट से इसमें ट्रांसफर जब जो अभी आपने बताया, प्लीज रिपीट कर दें। कौन सा वाला पार्ट रिपीट करना? सर यही कि परसेंटेज में डेट में अलग रास्ते हैं, तो जब मार्केट डाउन जाता है तो डेट से हम इक्विटी में ट्रांसफर कर सकते हैं ताकि रिकवरी फास्ट हो जाए। राइट। सो क्या है कि अगर आपका कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 100 है और बिकॉज ऑफ एनी बिग फॉल इन इक्विटी ये अगर आपका जो वैल्यू है ये 70 पे चले जाता है एंड आपने 10-20 रुपए डेट में रखा हुआ है, तो 10-20 रुपए अगर आप यहाँ पर 70 रुपए पे खरीद लेंगे तो आपका ओवरऑल जो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो 100 रुपीज से गिर के मे बी 85-90 रुपीज पे आ जाएगा। एंड एज अ रिजल्ट जब मार्केट रिकवर होगा फ्रॉम 70 रुपीज तो आपका रिकवरी जल्दी हो जाएगी। अगर मैं एवरेजिंग ना करूं तो जब तक ये 70 से 100 पे फिर से नहीं पहुंचता तब तक मुझे रिटर्न्स नहीं दिखेंगे। लेकिन क्योंकि मैंने एवरेजिंग कर दिया और कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मैंने 85-90 पे कर दिया, तो अब ये 70 से जैसे ही 85 या 90 टच करेगा तो मुझे मेरा प्रिंसिपल रिकवर हो जाएगा एंड उस 100 तक पहुंचने तक मुझे रिटर्न्स दिखने शुरू हो जाएंगे। सो एवरेजिंग इज अ वेरी सुपर्ब टूल जो इक्विटी मार्केट्स में काम कर सकता है, जिसके लिए मुझे हर समय थोड़ा पैसा तो डेट में होना जरूरी है, कैश में होना जरूरी है, ताकि मैं इसे इन्वेस्ट कर सकूं इफ देयर इज अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी अवेलेबल। इसमें एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा। हाँ जी। मैं कहना चाहूंगा कि जैसे इन जनरल लोग क्या करते हैं कि मार्केट के हाई और लो ना उसके हिसाब से प्लान करते हैं कि हाँ पैसा कब इन्वेस्ट करना है, कब निकालना है। मार्केट का हाई लो तो पकड़ नहीं पाता है। द बेस्ट वे टू इन्वेस्ट इज टू इन्वेस्ट अकॉर्डिंग टू योर नीड। ठीक है, क्या लाइफ के इम्पोर्टेंट गोल्स है, ठीक है, उनको सेट करो। लाइफ के अगर मान लो 2 साल 3 साल में किसी को कोई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है, बहन की शादी करनी है या कोई और काम है, तो उस हिसाब से प्लान करना है कि पैसा डेट में रखना है या इक्विटी में रखना है। किसी को मान लो चाइल्ड एजुकेशन के लिए 7-8-10 ईयर्स का टाइम है, तो फिर उस हिसाब से डिसाइड करना है। किसी को वेल्थ क्रिएट करनी है या रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है, रियल वाला रिटायरमेंट 55 की एज में, 60 की एज में, 50 की एज में, तो उस हिसाब से ना हमारा डेट एंड इक्विटी के बीच में ना कंपोजिशन डिसाइड होगा, ना कि मार्केट के उतार और चढ़ाव के हिसाब से। मार्केट का तो नेचर है कि हर दिन ये ऊपर जाएगा, हर दिन नीचे आएगा, तो हम बार बार ऐसा नहीं कर सकते कि हर दिन हम अपने इन्वेस्टमेंट को टॉप अप करें या उससे पैसा निकालें। ठीक है, तो बेटर वे, बेस्ट वे इज कि अपना जो वर्कआउट करो, प्लान की फॉर व्हाट पर्पस यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट द मनी, ठीक है, एंड व्हाट इज द टाइम हॉराइजन टू अचीव दैट गोल। ठीक है, और उसके हिसाब से ना डेट एंड इक्विटी के बीच में जो एसेट एलोकेशन होगा या गोल्ड के बीच में, वो उसके हिसाब से होगा, ना कि मार्केट के उतार के हिसाब से। और तो भावेश है। आई थिंक एक और सवाल है जे.आर. नौटियाल जी का, हु इज आस्किंग व्हाट शुड बी आइडियल एसडब्ल्यूपी अमाउंट इन टर्म्स ऑफ per annum of total amount. Ideal amount, नौटियाल जी, would be somewhere around 6%, जो हम लोग सजेस्ट करते हैं जिससे कि आपकी SWP साल दर साल अच्छे से चल सकती है। But even if you take 7 or 8% in a fund like multi-asset, it is not a problem because this is traditionally has been a higher returns generating fund. बट अगर आप किसी डेट फंड से SWP ले रहे हैं तो डेफिनेटली आप 6% के ऊपर ना जाए तो बेटर है, बिकॉज डेट फंड की क्षमता
ज्यादा रिटर्न्स बनाने की इतनी हाई नहीं रहती, एंड दैट इज द रीजन वाई अगर मैं यहाँ से बहुत हाई एसडब्ल्यूपी लूँ तो यहाँ पर मुझे मुश्किल हो सकती है लंबे समय तक चलने के लिए। तो द कॉन्सेप्ट इज सिंपल, जितना भी मेरा फंड रिटर्न बना पा रहा है मेरी एसडब्ल्यूपी उससे कम होनी चाहिए। तो अगर मेरा फंड 10% रिटर्न बना रहा है और मैं 9% एसडब्ल्यूपी ले रहा हूँ तो मेरा जो अमाउंट है वो खत्म नहीं होता, इट विल कंटिन्यू, बिकॉज मैं 1% ज्यादा ही बना रहा हूँ। लेकिन अगर मेरा फंड 9% रिटर्न बना रहा है और मैं 10% एसडब्ल्यूपी ले रहा हूँ तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि मेरा फंड उतना रिटर्न्स नहीं बना पा रहा जितना कि मैं रिडीम कर रहा हूँ। सो दैट इज द रीजन वाई 6% इज आइडियल, जिससे कि आपका प्रिंसिपल भी अच्छा अप्रिशिएट हो एंड आपको कैश फ्लो भी मिलता रहे, एंड हर साल का आप 4% टॉपअप लगा दीजिए जिससे कि वो इंक्रीज होता रहे। लेकिन अगर मान लीजिए आपको शुरुआत से ही थोड़ा ज्यादा अमाउंट की जरूरत है तो मैक्सिमम 9%, इससे ज्यादा का हम रेकमेंड बिल्कुल भी नहीं करते। और फिर एक चीज और है कि अगर हायर एसडब्ल्यूपी के लिए जा रहे हैं अराउंड 9% के आसपास, तो वहां पर ना फिर टाइम होराइजन 5 साल रखना पड़ेगा। ये 5 ईयर्स में वॉलेटिलिटी हो सकती है। मैं इक्विटी फंड की बात कर रहा हूँ, डेट फंड पे तो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ तो मैनेज हो जाएगा। तो ये है कि 5 साल का अगर कोई समय देगा और अप टू 9% अगर कोई एसडब्ल्यूपी ले रहा है तो 5 ईयर्स में प्रोबेबिलिटी लगभग ना के बराबर ही रहेगी कि वहां पर पैसा आपका प्रिंसिपल माइनस हो और आपकी रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाएगी। आफ्टर 5 ईयर्स पैसा भी आपको ग्रो होता हुआ ही मिलेगा प्रिंसिपल से ज्यादा। सो एक और सवाल आया है विशाल जी का, प्लीज सजेस्ट टॉप 5 मल्टी एसेट फंड्स। विशाल जी, अनफॉर्चुनेटली इतने ज्यादा अच्छे मल्टी एसेट कैटेगरी में बहुत सारे अच्छे फंड्स नहीं है। ICICI Prudential Multi Asset Fund is by far the oldest and the highest returns generating fund in this category. बाकी ये कैटेगरी में काफी सारे फंड है जो बहुत पुराने नहीं रहे हैं, और अगर पुराने हैं भी तो इतने ज्यादा अच्छे परफॉर्मेंसेस उन्होंने नहीं दिए। तो मैं सिर्फ मल्टी एसेट कैटेगरी के आपको 5 बेस्ट तो नहीं मतलब हेल्प कर पाऊंगा, पर आईप्रू के अलावा देर आर सर्टन अदर फंड हाउसेस who has done good in the hybrid space like HDFC, like SBI, आप उनको भी देख सकते हैं। एंड डेफिनेटली सिर्फ रिटर्न्स के कंपैरिजन पे नहीं, बट वो कितना रिस्क लेते हैं, उनका ट्रैक रिकॉर्ड कितना अच्छा रहा है, गोइंग फॉरवर्ड उनका पोर्टफोलियो किस तरीके से दिख रहा है, ये आप जरूर देख सकते हैं विद हेल्प ऑफ सम एक्सपर्ट। तो आप स्टडी करके फिर आप इन्वेस्ट कीजिए, बट 5 मल्टी एसेट फंड तो नहीं है। So I think in the interest of time, for any more questions, आप directly सौरभ जी से connect कर सकते हैं। It was great interacting with every one of you. Thank you very much for your time. I wish everyone a very happy retirement. And thank you for staying for so long. Almost, I think 2 hours होने आए हैं, आपके patience Almost का 2 जवाब hours. नहीं। Yes. Almost 2 hours, Bhavesh. And thank you participant for joining in, taking out the time on Sunday. छुट्टी का दिन है तभी आप लोग आए। And thank you Bhavesh sir for enlightening us from your deep knowledge. And now we can close this session.